हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग CUT PG MBA 2026 जिसका पेपर कोड CUP12 है कि एग्जाम में क्वांट सेक्शन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका हम लोग एक एक सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। जो सॉल्यूशन होगा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा कि यानी एग्जाम में किस तरह से आपको सॉल्यूशन करना चाहिए था। तो जो लोग भी इस बार पेपर दिए हैं तो उनको पेपर थोड़ा सा टफ लगा है इस बार, बोले कि बहुत सारे ऑप्शन थे। तो हम लोग क्वेश्चन आज देखेंगे, उससे पता लग जाएगा आपको कि क्वेश्चंस का लेवल क्या था, किस तरह से हमें क्वेश्चंस को करने थे, क्या क्या हमने गलतियां की, कितने स्टेप को हम लोग स्किप कर सकते थे। ये सारी चीजें हम लोग जो है इस सॉल्यूशन के अंदर देखने वाले हैं। और एक बात तो बता दूं, जिन्होंने अभी तक मान लो जिनका कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं है, पॉइंट वगैरह नहीं पढ़ रखे हैं, तो ये मत समझिएगा कि अगर मान लिया आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो ये मत समझिएगा कि इसी तरीके से क्लास भी चलती है। क्लास के अंदर क्या होता है कि क्वेश्चंस को बहुत स्लो कराया जाता है, विद कॉन्सेप्ट बताया जाता है सबसे पहले, उसके बाद हम लोग डिटेल सॉल्यूशन करते हैं, एक एक टाइप के कई क्वेश्चंस करते हैं। तो ये तो क्लास के अंदर चलता है, लेकिन ये जो सेशन है ये एज अ प्रैक्टिस सेशन है। पेपर को किस तरह से एग्जाम में आप करेंगे, क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, क्या चीजें स्किप करेंगे, सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस होने जा रही है। तो इस सोल्यूशन को एकदम क्लास के सोल्यूशन को मत समझ लीजिएगा, क्लास में बहुत ही स्लो सोल्यूशन चलता है। ठीक है। तो एक बार और बता दूं मैं यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ये जो इनका वेटेज होता है, अगर CUT PG MBA की बात करूं मैं, वो 22 से लेकर के 25 तक होता है। अगर आप हर साल देखेंगे तो इसी के अराउंड जो क्वेश्चन जो है क्वांट सेक्शन से पूछे जाते हैं, बाकी क्वेश्चन आपका DI से पूछा जाता है। और रीजनिंग भी होता है उसके अंदर, इंग्लिश वगैरह सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास, और एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है आपसे। पहला जो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि दे रखा है आपको कि गिवन बिलो का दो स्टेटमेंट दे रखा है, एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। एजर्शन में क्या दे रखा है कि ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय टू, बात सही है भाई, जितने भी इवन नंबर होते हैं दो से डिवाइड होते हैं। उसका रीजन दे रखा है कि एन इवन नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर डिविजिबल बाय टू, भी बात सही है। तो इसका एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, यानी कि दोनों चीजें करेक्ट हैं, तो बोथ ए आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका मतलब ये कि हमारा जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था, तो आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन को अगर आपने बेसिक चीजें पढ़ रखी हैं तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने में जितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में उतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते थे, बस सिर्फ पढ़ के आंसर करना है, या बाकी कुछ करना ही नहीं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा था नंबर सिस्टम। ऐसा आप जानते हैं कि हर साल क्वांट में जो है कुछ अदर चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये जो एक क्वेश्चन आपका आया है वो नंबर सिस्टम से आया है। हम लोग बार बार बताते भी रहते हैं कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो बेसिक होता है। ये आपका नंबर सिस्टम का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, विद इन 10 सेकेंड के अंदर आप पढ़ के आंसर कर देते। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन पढ़िएगा, अभी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि रमेश और महेश एंड सुरेश कह रहा है कि टू का हाउस ऑन द रेंट। मतलब कि उन्होंने क्या किया, रमेश महेश और सुरेश ने क्या किया, एक हाउस रेंट पे लिया 1 साल के लिए, और जिसका रेंट है 14, जिसका रेंट दे रखा है आपका 1484, 14,184 है। कह रहा है कि तीनों लोग जो हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों लोग जो हैं वो 4 मंथ तक साथ में रहते हैं, 4 मंथ तक साथ में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि महेश जो है वो छोड़ के चला जाता है हाउस को, महेश चला जाता है। उसके बाद कह रहा है कि 5 मंथ मोर, मतलब जब वो छोड़ के जाता है उसके 5 मंथ और के बाद सुरेश भी क्या करता है, उस हाउस को छोड़ के चला जाता है। तो आपको बताना है कि आपको उसके बाद बताना कि चार चीजें दे रखी हैं ABCD। वो आपको बताना है कि बताइए कि रेंट जो है रमेश ने कितना पे किया, रेंट जो है महेश ने कितना रेंट पे किया, सुरेश ने कितना पेंट किया, और जो टोटल रेंट पे है उसका 50% कितना होगा। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, आप बहुत से लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन में 15 सेकंड से ऊपर आपको नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए, जो डी ऑप्शन है ना वो बहुत ही इजी है। आप जानते हो कि 114,184, 14,184 आपको टोटल पे करना है। उसका 50% क्या होगा, उसका 50% मतलब उसका हाफ कर दीजिए,
तो 14184 का जब हाफ करेंगे तो क्या आएगा 7092। इसका मतलब हुआ कि जो डी वाला है वो सेकंड से मैच कर रहा है। जब डी वाला सेकंड से मैच कर रहा है तो यहाँ पे D1 है, यहाँ पे D4 है, तो ये जो दोनों ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा और लास्ट वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डी मैच कर रहा है दूसरा। यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, अब कौन होगा, बी सही होगा कि सी सही होगा, कैसे टिक करेंगे। थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाए होते, आप देख पा रहे हैं कि 4 महीने बाद महेश छोड़ के जा रहा है, उसके अगले 5 महीने के बाद यानी 9 महीने, 9 महीने तक कौन रहता है, सुरेश रहता है। लेकिन लगातार 12 महीने तक कौन रहता है, रमेश रहता है। रमेश पूरे 12 महीने रहा है, तो किराया पे करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रमेश जितना किराया पे करेगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा अगर आप इधर तो 50% निकल गया। अब तीनों रेंट वाले हो गए, ये है रमेश महेश सुरेश का, सुरेश का। तो रमेश का कौन सा होगा, सबसे ज्यादा वाला। यानी रमेश कहाँ पे है, ए पे। ए वाला किससे मैच करेगा, सबसे ज्यादा जो किराया पे किया, यानी थर्ड से। ए की वैल्यू थर्ड होगी, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ए थर्ड दे रखा है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यानी आपको किसी का किराया ही नहीं निकालना है, सिर्फ आपको क्या करना है, 50% निकाल लीजिए। डी का मैच करेगा सेकंड से, रमेश सबसे ज्यादा, उसके बाद सुरेश, उसके बाद महेश सबसे कम होगा। यानी कि रमेश का ये होगा, सुरेश का जो होगा वो सेकंड नंबर पे होगा, और महेश चूंकि 4 ही महीने बाद चले गए तो इनका 1576 होगा। अब ये आसानी से क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया, बी ऑप्शन राइट आंसर। इसमें 15 सेकेंड से ऊपर आपको नहीं लगने चाहिए थे, सिर्फ दो कॉन्सेप्ट लगते हैं यहाँ पे। आप सिर्फ क्या करते, आप सिर्फ करते 50% निकाल लीजिए, और रमेश सबसे ज्यादा है, तुरंत ऑप्शन पे जाइए, टिक कर दीजिए। 50% में दो ऑप्शन कटेंगे, बी और सी में टिक करना था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन ए जो मैच करेगा वो थर्ड से मैच करेगा। तो आसानी से आंसर कर देते हैं, सॉल्व ही नहीं करना है, आंसर हो जाएगा। अगर कोई लोग कहते हैं कि सर सॉल्व करके दिखाई, कि अगर मान ले तो आप लगा दिए, बाई द वे आंसर मैच नहीं करता तो कैसे क्या करते। सॉल्व करने का देखिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा। अगर आप लगाएंगे, देखिए क्वेश्चन तो 15 सेकंड में हो गया, ये होता है एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन। बाकी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, आप क्या करते हैं, आप बोलते हो 14184। अब देखिए ये टोटल किराया पे करना है 12 महीने का, तो 1 महीने का किराया कितना हो जाएगा, सभी लोग नीचे से डिवाइड कर लीजिएगा। अगर मान ले 14184 अगर किराया है तो 12 से डिवाइड कर लीजिए, और तीन लोग हैं तो तीनों में बराबर बराबर बटेगा ना। तो अगर माने 12 मंथ का तो निकाल लीजिए। अब इसको 12 से डिवाइड करिएगा, जितना आज हम, मैं बस हिंट दे दे रहा हूँ, 12 से डिवाइड करें, 12 मंथ जब 12 आ जाएगा, 2 9, 12 के बाद 2 9 8 12 96 2 1182 रुपये आएगा। ये 1 मंथ का किराया आया। अगर जब तीनों लोग साथ में रहेंगे तो 1182 रुपये टोटल बन रहा है 1 महीने का। तो 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना जाएगा, 3 3 9, 2 3 9 जा, 3 कितना देखा, 3 3 9, 394। तो 394 रुपीज जो आ जाएगा, वो जब तीनों लोग साथ रहेंगे तो एक एक लोगों को 394 रुपीज पे करना होगा। जब एक लोग छोड़ के चले जाएंगे, तब उस कंडीशन में 1182 का 2 से डिवाइड करेंगे, यानी जो पैसा अब पड़ेगा, 2 5 जा 10, 2 9 जा, 2 5 जा 10, 1 8 2 9 जा, और 591 पड़ेगा जब दो लोग साथ में रहेंगे। उसके बाद जब अकेले कोई रहेगा तो 1182 पे करेगा। तो कहने का मतलब अब इसमें आसानी से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब 4 महीने तीनों लोग साथ में थे तो कितना कितना किराया पे करते, जब 4 महीने तीनों लोग साथ में थे तो 4 महीने का जो किराया होगा हर एक लोगों का, 394 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 1576 रुपये आएगा। 1576 तीनों लोगों को देना पड़ेगा, 1576, 1576, 5। अब रमेश अगर छोड़ दिया है, सॉरी कौन छोड़ा था इसमें, महेश छोड़ दिया है, तो महेश जो पे करेगा वो 1576 पे करेगा। तो महेश पे किया गया 1576, फिर छोड़ के चला जाएगा। अगला जो 5 महीना आएगा, अब चूंकि दो लोग बचेंगे, तो अब जो बचेगा तो पांच, अब जो अगला 5 5 महीना रहेगा उसमें 591 रुपीज के हिसाब से दोनों लोगों को पड़ेगा। किसको किसको पड़ेगा, रमेश को पड़ेगा, सुरेश को पड़ेगा। और 1576 ऑलरेडी इनके ऊपर लद गया, 1576 4 महीने का इनका भी हो गया, 1576 4 महीने का इनका भी हो गया। अब देखिए 5 से मल्टीप्लाई करके 1576 में ऐड, 5 से मल्टीप्लाई करिए 591 में, 1576 ऐड करेंगे तो सुरेश का निकल के चला आएगा। समझ में, तो इस तरह से हम किसी का किराया निकाल लेंगे। सुरेश का निकल जाएगा, रमेश का निकालना तो रमेश का भी निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, तो इसी तरीके से
सबका निकल जाएगा। जब दो लोगों का निकल जाएगा, 14,184 में से माइनस कर देंगे तो वही सुरेश का हो जाएगा, सॉरी उसी रमेश का हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने में अगर कोई इस बात पे ध्यान दिया हो तो मैं समझाना चाहता हूँ, देखिए सॉल्यूशन हो गया, मैं समझाना चाहता हूँ कि यार तुम्हें पेपर टफ क्यों लगा। एक बंदा सिर्फ इतना देखा कि रमेश का सबसे ज्यादा है, बीच वाली वैल्यू वो है, तुरंत 10 सेकंड में आंसर करके चला गया आगे। अगर कोई इस पे फोकस नहीं करेगा तो आप देखिए इसी तरीके से पूरा वो लगाता, फिर मैच करता, चाहे रमेश का 1576 है, मैच कराता, तो फिर वो सॉल्व कर लेता है ना। इसीलिए आपको क्वेश्चन में दिक्कत आती है। तो एग्जाम में क्या क्या आप सोच सकते हैं, क्या डायरेक्ट सॉल्यूशन ही लगाना जरूरी है, कि आप और भी चीजें ऑप्शन पे अगर ध्यान देते हैं तो ये सारे सॉल्यूशन आपको नहीं करने पड़ेंगे और आप आसानी से पेपर को विद इन टाइम कर पाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम दोनों चीजें बताएंगे कि एग्जाम में किस तरह से करते हैं आप, और क्या गलती आप करके पेपर में आए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके एग्जाम में आया। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि हेमा, रेखा और जया कह रहा पार्टनरशिप करते हैं। कह रहा है हेमा इन्वेस्ट करता है 3 गुना, रेखा का 3 गुना इन्वेस्ट करता है हेमा, और रेखा इन्वेस्ट करती है 2/3 ऑफ द जया। अभी देखिए इस तरह क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में, हम लोग क्लासेस में बहुत सारे किए हैं, किस तरह से रेशियो निकालते हैं। 3 लोग हैं, अब आपको हेमा, रेखा, जया का पूरा नाम नहीं लिखना है। हेमा हो गई, ये रेखा माने आर हो जाएंगी, जया मतलब जे हो जाएगा। लास्ट से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने, लास्ट में क्या कहता है, रेखा इन्वेस्ट 2/3 ऑफ जया। रेखा इन्वेस्ट 2/3 ऑफ जया, यानी जया अगर 3 यूनिट, 2/3 ऑफ जया का मतलब होता है, 2/3 ऑफ जया का मतलब होता है अगर जया 3 यूनिट पैसा इन्वेस्ट करती है तो रेखा 2 यूनिट करती है। यानी जया अगर 3 है तो रेखा 2, इसी बोलते हैं कि रेखा ने जया का 2/3 इन्वेस्ट किया। अगर जया 3 तो रेखा 2। हेमा क्या कर रही है, रेखा का 3 गुना, तो रेखा 2 इसका 3 गुना करेंगे 6। देखिए डायरेक्ट रेशियो निकल के आएगा, तुरंत निकल के आ जाएगा 6, 2, 3। जब रेशियो निकल के चला आया, अब आपको लगाने की जरूरत ही क्या है। अगर आप क्या पूछा है, एंड द टोटल प्रॉफिट आपका 6600 है, ये प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट है। तो अगर मैं प्रॉफिट देखूं यहाँ पे तो 6, 2, 8, 3, 11, 11 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 6600। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 600। अगर मैं हेमा का निकालूं तो 600 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हेमा का निकल के आएगा 3600। अगर रेखा का निकालना, 600 से मल्टीप्लाई करोगे इनका 1200 आ जाएगा। अगर मैं इनका सबको निकालने की जरूरत नहीं है, अगर इसमें अगर 600 से मल्टीप्लाई इनका 1800 आ जाएगा। सीधे पहले ऑप्शन पे जाइए कि ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है कि जो हेमा का शेयर है वो 4600 है। क्या कह रहा है, 4600, जबकि हमारा यहाँ पे जो निकल के आ रहा है, हेमा का शेयर कितना, 3600 है। यानी कि ऑप्शन जो जो ए वाला है वो गलत है। ये वाला जो दे रखा है उन्होंने ए बी सी डी में, ए वाली जो कंडीशन दे रखी है वो गलत है। इसका मतलब ए जब गलत होगा तो जहां जहां ए रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। यानी ए यहाँ पे भी, ये तो रॉन्ग है। आपसे पूछा करेक्ट आंसर बताइए, ये वाला तो गलत हो गया, यहाँ तो 3600 होना चाहिए था, ये तो गलत हो गया। ए गलत हो गया, 2 ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गए। 2 ऑप्शन आपके तुरंत निकल जाएंगे, फर्स्ट और बी। ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ए शामिल है जो कि इनकरेक्ट है। अब देखिए अगर आप देख पा रहे हैं बी सी तो सही ही है। अगर बी सी सही है, अगर बी देखिए बी भी सही, बी कितना है 1200, यहाँ पे बी का शेयर 1200 दिख रखा है, सी का शेयर 1800 लिख रखा है। सही बात है, बी 1200 है, सी 18, और सी का शेयर आप देख पा रहे हैं, शेयर ऑफ जया देख पा रहे हैं कि 1800 है। तो रेखा का 1200, जया का 1800 है, यानी बी और सी में देखा, रेखा का 1200 और सी में जया का 1800। सही है, यानी बी और सी सही है। लेकिन यहाँ बी देखिए, बी सी सही है, बी सी सही है, लेकिन सी ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं बी तो है ही नहीं, यहाँ लिख रहा है सी एंड डी ओनली। इसमें तो बी है ही नहीं है, जब बी इसमें नहीं है जबकि बी राइट है, इसका मतलब ये भी चला गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो अब आपको डायरेक्ट आंसर निकाल देना डी ऑप्शन, डायरेक्ट का निकाल देना बी, डी ऑप्शन। इसमें भी आपको कितना टाइम लगना चाहिए था, इसमें भी आपको 15 से 30 सेकंड के अंदर आप कर सकते थे, कुछ करना नहीं था, ओरली हो जाता है यार। 3, 6, 3, 2 आया, 6, 2, 8, 3, 11 के रू 6600, एक की 600, हेमा की 3600, ए गया, 2 ऑप्शन चला गया। बी सही हो रहा, सी सही हो रहा है, सी वाले में बी है ही नहीं, ये भी चला गया, डी वाला मेरा आंसर हो गया। मैं होता इसे कहता ना, 6, 2, 8, 3, 11 की वैल्यू 6600, 1 यूनिट की वैल्यू 600। हेमा की वैल्यू 3600 आएगी जो कि गलत आ रही, ऑप्शन ए और हेमा, यानी गलत। ऑप्शन में दे रखा है 4600, ए की ए में दे रखा है 4600, ये तो गलत है ना।
तो ए ऑप्शन बी ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये बात शुरू के दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। शुरू के दोनों ऑप्शन कैंसिल, बी राइट है लेकिन बी सी में नहीं है, तो बी सी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, डी आंसर हो गया। तो डी आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन पे आपको क्या करना है, पूरा पूरा फोकस करना है, देन फिर आपको क्या सोल्यूशन करना है। तो मैं ये जो सोल्यूशन बताया जा रहा है इसमें ये बताया जा रहा है कि आपको एग्जाम में किस तरह से करना है और पूरा निकालना है कि नहीं। तो अगर ऑप्शन पे फोकस कर पाए ना तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि चिराग जो है कह रहा है कि लोन लेता है, सम लोन लेता कह रहा है कि, और जब देखिए जब कोई लोन ले रहा है इंटरेस्ट दे रखा है, और इंटरेस्ट में अगर ये नहीं दे रखा है कि वो सी आई है एस आई है तो उसको एस आई समझा करिए। जैसे चिराग ने क्या लोन लिया है 2 महीने 2 ईयर के लिए, रेट ऑफ परसेंट 10 है, और उसके बाद 2 साल बाद जो टोटल अमाउंट वो पे करता है वो 6,000 रुपए के पे कर देता है, उसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। फिर कह रहा है कि दिनेश जो है कंप्लीटेड द पेमेंट ऑफ इज लोन एंड इंटरेस्ट पेड बाय चिराग। कितना इंटरेस्ट पे किया है आपसे पूछा है। क्वेश्चन में समझ गए कि नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 साल के लिए अगर 10% के रेट से अगर आप एस आई देते हो, 2 साल के लिए, टाइम कितना दे रखा है आपका 2 ईयर। ये पेन फ्री क्वेश्चन है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ टाइम कितना 2 साल, रेट कितना दे रखा है 10%। एस आई कितना होता है, एस आई तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है दोनों का, 10 × 2 करेंगे 20%। एस आई 20% हो गया तो अमाउंट कितना होगा 100 + 20 यानी 120%। अमाउंट आपका 120% होगा, 120% होगा। अमाउंट दे कितना रखा है 6,000 रुपए, यानी 120% की वैल्यू 6,000 है। आपसे इंटरेस्ट पूछा है यानी 20% की वैल्यू पूछा है। जब 120% की 6,000 20 की निकल नहीं जाएगी, सीधे सीधे 1/6 हो रहा है। 120 का 1/6 ही तो 20 होता है। इसका भी 1/6 करेंगे यानी 1,000 रुपये मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें पेन चलाने की क्या जरूरत है। आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो 120% की वैल्यू अगर 6,000 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। अगर 1 × 50 है 20 की कितनी हो जाएगी, 20 × 50 करेंगे तो 1,000 आ जाएगा। आप ऐसे समझ जाइए। तो कुछ करना ही नहीं है 2 साल का, अब ये 15 सेकेंड ऊपर थोड़ी लगना चाहिए भाई। 2 साल का इंटरेस्ट 10% के रेट से 20%, अमाउंट 120% सबको पता है। 120% की वैल्यू 6,000 तो 20% की वैल्यू क्या होगा 1/6। 6,000 का 1/6 करेंगे 1,000। बस पेन फ्री क्वेश्चन था इसमें, इसमें कोई टाइम नहीं लगना चाहिए था आप लोगों को, अगर लग रहा है तो फिर दिक्कत है। ये आंसर हो जाएगा इसका 1,000। तो इसी तरह से एग्जाम में आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा था आपसे, आपसे कहा था कि 16896 जो कह रहा है इस टू डिवाइडेड बिटवीन द रीमा और मीना। देखिए हमारे पास जो पैसा था, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे किए गए हैं, क्लास के अंदर भी किए होंगे, अगर आप पीवाईक्यूज लगाए होंगे सारे तो वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। कह रहा है कि 16896 कह रहा है कि दो पार्ट में, कह रहा है कि इस डिवाइड बिटवीन द रीना और मीना, रीना और मीना के बीच डिवाइड किया गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि रीना की जो एज है, बिटवीन रीना एंड मीना हुआ रिस्पेक्टिवली 18 साल। रीना की जो एज है वो 18 साल है, और जो मीना है वो 19 साल की है, 19 ईयर्स की है। कह रहा है कि जो रेट ऑफ परसेंट है, जो रेट ऑफ परसेंट है वो दे रखा है 6.25%। 6.25% को आप फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप जानते होंगे तो 1/16 होती है। इसलिए कहता हूं कि परसेंटेज चार्ट जरूर पढ़ा करिए, ये नहीं बैठ के कन्वर्ट कर रहे हैं, 1/16 होती है। कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। कह रहा है कि पर एनम एट कंपाउंडेड दे विल रिसीव इक्वल अमाउंट ऑन अटेनिंग, कह रहा द एज ऑफ 21 ईयर्स, यानी जब 18 साल से 21 साल की रीना हो जाती है और 19 साल से 21 साल की मीना हो जाती है, यानी मीना 2 साल बाद 21 साल की हो जाएगी और रीना 3 साल के बाद 21 साल की हो जाएगी। तो उन दोनों 3 साल, तो 21 साल जब दोनों का पूरा होता है कंप्लीट होता है तो कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दे विल रिसीव इक्वल अमाउंट, यानी दोनों का अमाउंट इक्वल होता है, दोनों को इक्वल अमाउंट मिलता है 16,896। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। अब यानी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि 16,896 रुपए था, कुछ रीना का था कुछ मीना का था। मीना का 3 साल के बाद जो अमाउंट होगा और मीना के 2 साल के बाद का अमाउंट दोनों का सेम है। यही क्वेश्चन आपको सीधे सीधे बन गया है। तो हम मान लेते हैं कि अब इसमें लगाने में तो आसानी से नहीं लग जाएगा ये। तो हम मान लेते हैं कि जो है कि जो है मान लेते हैं कि रीना का अमाउंट मान लेते हैं एक्स। रीना का अमाउंट क्या मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं एक्स, किसी का मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है आपका। मान लेते हैं कि रीना का अमाउंट क्या आपका एक्स है,
तो मीना का कितना हो जाएगा? 16,896 माइनस एक्स कर दीजिएगा। ये तो टोटल पैसा था, माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि टोटल मिलाकर तो 16,896 है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, अब मैं आपसे पूछूं अमाउंट क्या होता है। जब रेट 6.25% है तो 1/16 आपका रेट हो गया, यानी 16 अगर प्रिंसिपल है तो उस पर 1 रुपए, अगर 16 आपका प्रिंसिपल है तो 1 रुपए का होगा, उस पर इंटरेस्ट है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 17/16। फ्रैक्शन में अगर आप पढ़े होंगे तो समझ लीजिएगा, 17/16 कितने साल की बात चल रही है? रीना 3 साल बाद, और मीना का 2 साल बाद अमाउंट सेम हो रहा है। तो 3 साल का बाद मतलब हो गया कि 17 इनका अमाउंट कितना एक्स था ना, 17/16 का क्यूब हो जाएगा एक्स, यानी एक्स का 17/16 का क्यूब निकालेंगे। एक बार का देखिए, आप सक्सेसिव चलता, अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो 17/16 का क्यूब कर देंगे, इंटू एक्स करेंगे, ये 3 साल का हो जाएगा। अगर महीने का निकालेंगे 2 साल बाद, 1 साल बाद अमाउंट, अगर 17/16 2 साल बाद अमाउंट का, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, और इनका जितना भी प्रिंसिपल होगा 16,896 माइनस एक्स। इसी को आपको क्या करना था? सॉल्व करना था। तो आप आसानी से क्या कर लेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व हुआ देखिएगा। दोनों अमाउंट देखिए, ये रीना का अमाउंट है, ये मीना का अमाउंट, दोनों आपस में इक्वल हैं, बराबर कर लेंगे। देखिए अब यहाँ से कुछ करना ही नहीं है। देखिएगा, कैंसिल कर दीजिए। ये पूरा पूरा देखिए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे? 17/16 एक्स बचेगा, और इधर बचेगा 16,896 माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 17x ऊपर थोड़ा सा लंबा पड़ गया, 17x ऊपर रहेगा, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 16,896 और माइनस 16x, यही तो आएगा। अब देखिए करो, इधर इधर लाएंगे 17 16 कितना हो जाएगा? 33। इधर 16 ऐसे का 16 17 ऐड करेंगे 32 एक 33x, 33x की वैल्यू इधर आ जाएगी 16 इंटू 16,896। अगर मैं कैंसिल करता हूँ यहाँ से, देखिए कैंसिल कर करेंगे तो 11 से कर, क्योंकि 11 से दोनों कैंसिल हो रहा है, 11 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 11 से कैंसिल करता हूँ, 11 का 5 55 3 का 3 33 6, 1536 आएगा। अगर मैं इसे 3 से कैंसिल करता हूँ, 3 5 जा, अब 512 आएगा। 512 का 16 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 512 का 16 में मल्टीप्लाई करें, डीएस भी लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम क्या कर सकते हैं, डीएस भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 512 8,000 और 12 इंटू 16 करें 192। तो मुझे लग रहा है कि 81 92 मेरा आंसर हो जाए। 512 इंटू 16 कर लेंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, ये आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिया है, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 17/16 का क्यूब इंटू एक्स, दिस दोनों कट जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इतना तो आप कर ही ले जाएंगे। 33 से डिवाइड करना, तो मैंने पहले 11 से कैंसिल किया, फिर 16 बचेगा, 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 8192। तो ये क्वेश्चन में अगर आप टाइम लेते, मान लें 1 से 1.5 मिनट का टाइम यहाँ पे आप ले सकते थे। बाकी यही क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, बाकी क्वेश्चन में कुछ था नहीं, और आसानी से इसको भी आप क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। तो हम लोग आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आया, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि एसआई की बात कर रहा है, टाइम दे रखा 3.5 साल, 12% का रेट है। कह रहा है कि 60 लेस है देन द एसआई रेट ऑन द सेम ईयर, 4.5 साल और 10% का रेट से, देन द सम। बाय सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। अगर 3.5 साल के से निकाला जाए 12% का, तो क्या इसमें पेन चलाने की जरूरत है? अरे 12 3 जा कितना होगा, 36% हो जाएगा, और हाफ इंटू 12 करेंगे 6%। तो 36 और 6 मिलके कितना परसेंट? देखिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन होता है। 12 इंटू टाइम बाय टाइम का रेट मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नेट रेट निकल के आ जाएगी 12% के रेट से 3.5 साल की। तो 12.5% के रेट से 3.5 साल का नेट रेट क्या होगा? 12 3 जा 36, 1/2 इंटू 12 करेंगे 6 आएगा। तो 36 और 6 करेंगे 42%। ये आपका नेट रेट हो गया पहले का। अब 10% का 4.5 साल का निकालना, सब जानते हैं भाई, 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना का, 45%। तो 45% इंटरेस्ट इनका आएगा, 42 इनका आएगा। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है इंटरेस्ट में, वो दे रखा 60। डिफरेंस कितने का आ रहा? 3% का, 45 42 में। 3% की वैल्यू अगर आपकी 60 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? सभी लोग जानते हैं कि 2,000। ठीक है, 20 गुना होगा, और 100 इंटू 20 करेंगे तो 20 गुना 2,000।
ये भी क्वेश्चन अगर आप चाहते तो 15 सेकंड से ऊपर आपको नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा तो दिक्कत वाली बात है। 15 से 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे, कुछ करना ही नहीं था। 42% इधर दिख रहा, 45 इधर दिख रहा, 42 45 में डिफरेंस 3% का। 3% की वैल्यू 60, 100% वैल्यू कितनी होगी? 2000। पेन फ्री करना चाहिए। अगर आप हमारे हमसे पढ़े हुए हैं तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पेन फ्री करते हैं, तो आपको भी इसमें पेन फ्री करना चाहिए। या टाइम भी लेना चाहिए तो 15 से 20 सेकंड से ऊपर आपको नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि रणबीर ने क्या किया है कि 15% के गेन पर जो है कोई सामान राजवीर को बेच देता है, राजवीर उसको धनवीर को 30% के गेन पे बेच देता है। और धनवीर जो है कितना पे करता है? 89 70 पे करता है। तो जरा बताइए कि कितना उसका जो है, वो आपसे सम पूछा है 100% की वैल्यू। बिल्कुल इस तरह क्वेश्चन भी आपने लगातार करते चले आए हैं। भाई मान लेते हैं कि रणबीर को जो कॉस्ट पड़ा था वो 100 रुपए का पड़ा था, ठीक है। तो 100 की मान ले चीज थी। उसने क्या किया कि 15% के गेन पर उसने क्या कर दिया, राजवीर को बेच दिया, 115 में बेचा राजवीर को। राजवीर ने क्या किया, 30%। अब देखिए कोई, अब 115 का 30% का मतलब क्या? कुछ नहीं, 30% का मतलब होता है, देखिए समझना करिए, 30% मतलब 3/10 होता है। 30/100 करें, 3/10। 115 का 3 गुना करिए, 345 आएगा। 10 से डिवाइड करेंगे, 34.5 आएगा। तो 34.5 आएगा। इसमें अगर आप ऐड कर देंगे, 115 में 35 ऐड करके 150 आता। 34.5 ऐड करना है तो 149.5 आएगा। सब लोग तुरंत ऐड करना भी आना चाहिए, ऐसा नहीं। 115 में 35 ऐड करेंगे तो 150 आएगा। आधा कम कर दो, 0.5, 149.5। इतना में दे दिया। किसको बेच दिया उन्होंने? धर्मवीर को। और धर्मवीर ने जो पैसा पे किया है, इतना तो इतना यूनिट आ रहा है। और इस यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन के अंदर? कितना अमाउंट पे कर रहा है? 8970। तो आपसे पूछा कितना है? आपसे पूछा कि हाँ, कि क्या कॉस्ट पड़ा था रणबीर को। रणबीर को पड़ा था 100, यानी 100% की वैल्यू पूछा है। तो अगर 149% वैल्यू इतनी है तो 100% निकल नहीं जाएगी। 100 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, यानी 8970 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 149.5 से डिवाइड करना। तुरंत डीएस लगा दो यार। डीएस लगाओगे 9549 कैंसिल, नीचे का डीएस आ जाएगा। डिजिटल कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़े हैं जाकर के आप पढ़िए। डीएस लगाएंगे, नीचे का 9 जहां जहां कैंसिल करिए, नीचे का डीएस 1 आ रहा है। ऊपर का अगर मैं देख पा रहा हूँ 9 कैंसिल, 8 7 15, यानी 15 मतलब 1 + 5 6 आएगा। इसका तो 1 ही रहता 100 का। तो ऊपर 6 नीचे 1, यानी ओवरऑल डीएस मेरा आ गया 6। डीएस 6 पे जिसका होगा मेरा आंसर हो जाएगा। तुरंत मैं ऑप्शन पे जाऊंगा तो डीएस 6 मुझे ये दिख गया, आंसर हो गया। बाकी देख पा 7 4 11 2 13 6 19, ये डीएस 6 नहीं है इसका। इसका डीएस 6 नहीं है। 5 4 9, इसका डीएस 6 नहीं है। तो जिसका डिजिटल सम आपका जिसका 6 रहेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट डीएस लगा करके आंसर कर दूंगा। ये भी क्वेश्चन आपका 30 सेकंड के अंदर हो जाता, अगर आप सही से, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता, सारी चीजें पता होती। तो कितना लगता है आपको? 30 सेकंड से ऊपर आपको नहीं लगना चाहिए था। डीएस लगा करके कैलकुलेशन को इजी बनाया जा सकता था। तो यही देखिए पेपर में आप आया है। आप अपना देखिए आपने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या इस क्वेश्चन में इतने से ज्यादा टाइम लगना चाहिए, कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है कि गेन परसेंट दे रखा है यहाँ पे लॉस परसेंट दे रखा है, यहाँ पे एसपी दे रखा है, यहाँ पे सीपी दे रखा है। आपको सिर्फ क्या करना है, मैच कराना है। जैसे कि गेन परसेंट आप जानते हैं, ये बेसिक चीज है। गेन परसेंट क्या होता है? गेन परसेंट होता है गेन अपॉन CP × 100। ये निकलता है गेन अपॉन CP × 100, करेंगे तो आपका गेन परसेंट निकल जाएगा। तो गेन परसेंट का जो मैचिंग होगी किससे होगी? गेन अपॉन CP × 100, मतलब ए की मैचिंग होगी थर्ड से। हालांकि ये बेसिक चीज पे आप ध्यान नहीं देना चाहिए आपको। लॉस परसेंट क्या होगा? लॉस अपॉन CP × 100, यानी कि बी वाला जो मैच करेगा वो फोर्थ से मैच करेगा। ए आपका थर्ड से मैच करेगा, बी आपका फोर्थ से मैच करेगा, यानी ए थर्ड होगा। तो जब ए थर्ड होगा तो ये वाला जो ऑप्शन जहाँ पे ए सेकंड दे रखा है ये कैंसिल हो जाएगा। ये भी देखिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी ए थर्ड है, यहाँ पर भी ए थर्ड है। बी को आपको चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि बी दोनों जगह 4 है। सिर्फ आपको सी चेक कर लेना है। सी यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है, यहाँ पे सेकंड दे रखा है। यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट। सी क्या है? सी में एसपी की वैल्यू पूछा, क्या होगा? देखिए होता क्या, जब भी हम लोग एसपी निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं। जैसे कि हमको गेन परसेंट अगर पता है
तो हम लिखते हैं कि 100 प्लस गेन परसेंट, गेन परसेंट जितना होगा इंटू सीपी करते हैं अपॉन 100, तो हमारा निकल के आता है एसपी। यानी एसपी जो होता है वो होता है, एसपी जो होता है वो होता है कि 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से, अगर यहाँ से सीपी निकालते हैं आप, तो सीपी क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा एसपी अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट और इंटू हो जाएगा यहाँ पे 100। तो ये आपका सीपी निकल के आता है कि एस पी अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सी इंटू 100। तो अगर यहाँ से अगर मैं देखूं कि डी वाला जो ऑप्शन मैच करेगा और डी वाला मैच करेगा सेकंड से, तो डी वाला अगर सेकंड से मैच करेगा तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, ये जो सीपी है इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये मैच करेगी सेकंड वाले से। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि डी यहाँ पे सेकंड दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, इसमें कुछ करना नहीं था आपको। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि देखिए, अब ये अच्छा क्वेश्चन दिया थोड़ा से, क्या प्राइस का जो है रिडक्शन हो गया 6 1 बाई, देखिए 6 1/4, 6 1/4%। तुरंत दिमाग में जाए किसकी किसकी वैल्यू है। अभी अभी आप 62.25 देखते 1/60, तुरंत आपको मालूम हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। 6 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/16। अगर नहीं कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट करो, 6 25/400 आएगा, तो कैंसिल करोगे तो 1/16 आएगा। अगर प्राइस 6 1/4 डिक्रीज कर गया है, रिड्यूस रिडक्शन है प्राइस में, तो आप जानते हैं अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है और प्राइस अगर 1/16 रिड्यूस कर रहा है, 1/16 रिड्यूस करने का मतलब क्या, अगर प्राइस आपका 16 एक कम होकर के 15 हो गया, तो अगर प्राइस 16 से 15 हो जाए तो कंजप्शन क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया, बहुत सारे क्वेश्चन में कराए हैं, जब क्लास देखिएगा परसेंटेज की। तो 16 से 15 हो रहा था कंजप्शन, 15 से 16 हो जाएगा। कंजप्शन में डिफरेंस कितने का रहा, 1 यूनिट का, और कंजप्शन यानी 15 से 16, 1 यूनिट कंजप्शन बढ़ गया। और बढ़ कितना रहा, अगर क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं तो कंजप्शन साफ साफ कह रहा है 1 kg ज्यादा हो गया। तो कंजप्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 kg, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है, यहाँ पर यूनिट में 1 बढ़ रहा है, क्वेश्चंस के अंदर 1 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 1 kg। यानी जो कंजप्शन मेरा प्रेजेंट में होगा, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1 kg है, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 × 1 करेंगे तो 16 kg। यानी प्रेजेंट में मेरा जो कंजप्शन होगा 16 kg का होगा। और जो पहले कंजप्शन होता था, यानी ओरिजिनल कंजप्शन, जब प्राइस बढ़ने से पहले जो हमारा कंजप्शन था, 15 × 1 करेंगे, यहाँ पे 15 kg आएगा। तो आपसे पहला एक, तो अगर मैं प्राइस, अगर मैं रेट पूछूं, रेट कैसे निकलता है, जो पैसा कितना हमारे पास 120 रुपीज है, तो अगर 120 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। अगर मैं 120 को 15 से डिवाइड करूंगा, भाई 115, 20 रुपए मेरे पास है, 15 का रेट है, रेट 15 kg खरीदा हूं तो क्या रेट पड़ेगा, तो 120/15 करेंगे, 8 रुपीज पर केजी आ जाएगा। तो हमारा ओरिजिनल रेट भी निकल गया और प्रेजेंट रेट निकल गया 7.5। अब हम आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन में क्या कह रहा है कि जो ओरिजिनल रेट प्राइस है 8 रुपए पर केजी, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ए ऑप्शन क्या राइट आंसर, ए में सब में दिखाई दे रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया क्योंकि ये राइट है। लेकिन बी जो ऑप्शन है, रिडक्शन प्राइस है वो 7.5 है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि 7.2 है, यानी बी वाला तो रॉन्ग है। जब बी वाला रॉन्ग है, इसका मतलब क्या हो भाई, बी रॉन्ग है। अब ये कह रहे हैं बी राइट है, तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन भी गया। अब ये चला गया, अब बचे दो तीन, ए सी और ए सी डी, ए सी और ए सी डी। अब हम डी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें ए सी दोनों में आ रहा था, हम डी एक बार चेक कर लेते हैं, डी के क्या कंडीशन है। डी कह रहा है कि 80% ऑफ द रिडक्शन प्राइस, भाई 7.5 रुपए है, इसका 80% निकालेंगे तो क्या आएगा, ओरली नहीं निकल जाएगा, 7.5 का 80% निकालना, मल्टीप्लाई कर लो 8 से, कितना आ जाएगा, 7.5 का 8 गुना करें 60 आएगा, 60 से 10 से डिवाइड कर लेना तो 6 आ जाएगा। अब 7.5 का कोई 80% ना निकाल पाए तो फिर बेकार है। मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 रुपीज पर केजी आएगा। इसका मतलब डी राइट है। जब डी राइट है तो कुछ करना नहीं, ऑप्शन मेरा सी राइट हो गया, क्योंकि इसमें ए सी ओनली दे रखा था, जबकि डी राइट है। तो डी वाला यानी सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए बी, ए सी एंड डी। आपको सी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप सी चेक करना भी चाहते हैं, अगर इसका आप 40% निकालेंगे तो 4 8 जा 32 होता है, 3.2 आएगा, ये भी सही है।
तो आप देखिए सब निकल के आ जाते। ये क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि हाँ कि बड़ा टाइम लग जाए, कोई टाइम नहीं लगेगा। एक एक मिनट, 1 मिनट से ऊपर लगना ही नहीं है। अरे प्राइस 16 से 15, 15 से 16, एक की वैल्यू 12, एक की वैल्यू एक आ गई, 16 kg, 15 kg। 120 को 15 से डिवाइड करेंगे पर ओरिजिनल रेट, 120 को 16 से डिवाइड करें 7.5, दो ऑप्शन खड़े खट कैंसिल हो जाएंगे आपके। 120, अब 7.5 का 80% कौन नहीं निकाल पाएगा, 6 होता है। 8 का 40%, 3.2 कौन नहीं जानता है, आंसर हो गया। तो कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, छोटी छोटी कैलकुलेशन या था 10-10, 15 सेकंड में सारी चीजें हो जाती। तो इस क्वेश्चन में 1 मिनट बहुत लेते थे, 1 मिनट ले सकते थे, उससे ऊपर आपको नहीं लगना चाहिए था। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी राइट आंसर। तो ये पूरा पेपर का मैं इसीलिए एनालिसिस कर रहा हूँ यार कि तुम करके क्या हो पेपर में, और पेपर में आपको किस तरह से क्वेश्चन को करना चाहिए था। जैसे वाला क्वेश्चन आपका है 24 में देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक आपको यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये दिमाग लगा रहा है, जीरो वाला पहले चेक कर लिया जाए, जीरो थोड़ा सा आसान होगा। जीरो कहाँ से आएगा? अगर आप ऑप्शन सी पे देख पा रहे हो तो कह रहा है हाफ ऑफ 1%। 1% क्या होता है? हाफ ऑफ 1% का मतलब, देखिए हाफ ऑफ 1%, हाफ क्या होता है? 1 पॉइंट, हाफ मतलब 0.5, 1/2 0.5। अब हाफ का मतलब 0.5, उसका 1% निकालेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.005। हाफ ऑफ 1% का मतलब क्या? हाफ मतलब 0.5, उसका 1% निकालेंगे आ जाएगा। इसमें से जब 0.0005 माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या? 0 बचेगा। यानी सी इज राइट आंसर। यानी कि सी इज राइट आंसर। और सी किससे मैच खा रहा है? सी मैच खा रहा है सेकंड से। यानी सी कहाँ सेकंड है भाई? यहाँ पे सेकंड दिखाई दे रहा है, आंसर राइट हो गया। यानी सिर्फ इसमें तो 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। इसमें 10 से 15 सेकंड के अंदर इस चीज को अगर आप वेरीफाई कर लिए कि सी का ऑप्शन 2 है, आप दिख रहा सीधे सीधे, तो आपको बाकी लगाना नहीं है। इसीलिए बोला जाता है अगर आप कोई क्या करेगा, पहले ए चेक करेगा, बी चेक करेगा, डी चेक कर रहा है। अरे भाई सबसे पहले जीरो वाला देख लो, जीरो किस में आ रहा है। ये होता है एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन। जैसे आपने जीरो देखा तो आपको दिखाई दे रहा है कि हाफ, और सबसे आसान क्यों हमने सी लिया कि सबसे आसान है सी को चेक करना। हाफ ऑफ 1% ओरली निकल जाएगा, वो हाफ मतलब 0.5, उसका 1% निकालना है। 100 से डिवाइड करेंगे पॉइंट 0.005, उसमें से 0.005 माइनस करोगे, जीरो आ जाएगा। यानी सी मैच करेगा सेकंड वाले से। चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह सी सेकंड में दे रखा है, ये आंसर हो गया। तो आप फिर कहेंगे पेपर, आपका पेपर छूटा क्यों? क्योंकि आप ऑप्शन, आप अंधे बन करके ऑप्शन देख नहीं रहे हैं। आप कोई अपना लॉजिक नहीं लगा रहे यार कौन सा सॉल्व करें। पहले आप ए सॉल्व कर रहे हैं, फिर आप बी सॉल्व कर रहे हैं, फिर सी कर रहे हैं, फिर आप डीओ सॉल्व कर दिए, फिर आप मैच करा रहे हैं। ऐसे थोड़ी किया जाता है। आप एक, और मैं यहाँ पर सिर्फ सी को मैच करा के देख लिया, आंसर कर दिया। ये जो सोल्यूशन जो करके आएगा एग्जाम में, यही सारी गलतियां आपको नहीं करनी है आने वाले एग्जाम में, जो लोग 2027 को टारगेट कर रहे हैं। तो इसलिए ये सोल्यूशन इसलिए बताया जा रहा है कि यार आप लोग यहाँ पे कुछ चीजें समझो, ऑप्शन पे बहुत फोकस करो, ऑप्शन से इस बहुत सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये वाला देखिए क्या कह रहा है आपसे। अब देखिए अब हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि दो पाइप एक्स और वाई किसी टैंक को 4 घंटे में फिल करते हैं। करेक्ट, दे हैड बीन ओपन सेपरेटली, क्या दोनों को अलग अलग ओपन किया जाता है। कह रहा है वाई जो है वो 6 घंटा ज्यादा लेता है एक्स से। मतलब एक्स इतने घंटे में फिल करेगा, वाई उससे 6 घंटे ज्यादा लेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मच टाइम एक्स अलोन टू फिल द सिस्टम, यानी अकेले एक्स कितने घंटे में फिल करेगा आपको बताना है। देखिए मैं ये वाला क्वेश्चन है आपका। अब मैं इसको कैसे लगाता, ये कंडीशन दे रखा है कि वाई 6 घंटे ज्यादा एक्स से लेता है, हमें नहीं पता एक्स को कितना टाइम लेता है। हम मान लेते एक्स को टी टाइम लगा, तो वाई को कितना लग रहा है इससे 6 घंटे ज्यादा, 6 + टी। यानी कि एक्स किसी उस टाइम को टी आर में फिल करता है, वाई उसी टाइम को 6 + टी आर में फिल करता है। 1 घंटे में कितना, अगर पूरे टाइम को टी आर में फिल करेगा तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा? 1/टी। अगर पूरे टैंक को 6/टी अनफिल करते, पूरे टैंक को फिल करने में 6/टी घंटे पूरा टैंक फिल होता है, तो 1 घंटे में कितना फिल होगा? तो 1 घंटे में जो टैंक फिल होगा 6/1 प्लस टी हो जाएगा भाई। टी घंटे में पूरे टैंक को फिल करता है तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा? 1/टी। 6 + टी घंटे में वाई पूरे टैंक को फिल कर देता है तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा? इतना। अगर एक्स और वाई दोनों मिल करके पूरे टैंक को 4 घंटे में फिल करते हैं, तो 4 घंटे अगर पूरा टैंक फिल होता है तो 1 घंटे में कितना फिल होगा? 1 आवर में कितना फिल होगा? 1/1 चौथाई, 1/4 फिल होगा। यानी दोनों मिल करके 1 घंटे में
1/4 फिल करेंगे। यहां से अगर मैं यहाँ इसे एक घंटे में इतना फिल करते हैं, एक घंटे में इतना फिल करते हैं, दोनों मिलके के 1/4, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 1/t प्लस 1/6 + t मिल करके एक घंटे में दोनों मिलके जो फिल कर रहे हैं 1/4 कर रहे हैं। इतना आपको बस लिखना है और तुरंत ऑप्शन पे जा करके वेरीफाई करा दी। ये नहीं कि बैठ करके सॉल्व कराइए, वेरीफाई ऑप्शन से करा दिया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पे क्या टी की वैल्यू क्या रखी जाएगी, पूरा क्वेश्चन अब टी की वैल्यू क्या रखें कि वेरीफाई हो जाए। जैसे आप अब ओरली कैलकुलेशन कितनी अच्छी है डिपेंड करता है। जैसे मान लिया हमने 4 रखा, जैसे हमने 4 रखा, जैसे मैं 4 रखूंगा तो क्या 1/4 अपन 1/10, तो 1/4 1/10 आपको ओरली ऐड करना आना चाहिए। 10 उधर गया, 4 उधर गया, 14 14, यानी ऊपर आएगा 14 और नीचे आएगा 40। तो क्या कभी 1/4 आएगा? नहीं है, कैंसिल हो गया। 5 रखें तो 1/5, 1/11, 11 5 से तो वैसे भी नहीं गया। 11 5 करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 16, 11 इधर जाएगा, 5 उधर जाएगा, 11 5 16, अपॉन 55 आ जाएगा, नहीं आएगा। बी से नहीं आएगा। 6 से आएगा नहीं, 1/6, देखिए 1/6 इधर आएगा और 1/6 + 6 करेंगे 12। 12 1 जा 12, 6 1 जा 6, समझो 12 1 जा 12, 6 1 जा 6, 18 आ गया। और 12 × 6 करेंगे 72 आ जाएगा। 18/72 करेंगे 1/4 आ गया, वेरीफाई हो गया। यानी 6 पे हमारा जो जो हमारा इक्वेशन है वो 6t = 6 पे वेरीफाई हो रहा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा। खत्म। तो आपको क्या करना था, कितना टाइम लगता है इसमें? यस को टी घंटे में, 1/t, 1/t/6, 1/t + 1/6 + t = 1/4। टी की कौन सी वैल्यू रखें कि इक्वेशन वेरीफाई हो जाए? t = 6 से वेरीफाई हो रहा है, ओरली वेरीफाई हो रहा है, तो आराम से बहुत टाइम ले लिए भाई, 1 मिनट ले लो। फिर इसको भी मैंने आपको 1 मिनट दे दिया, 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता, बाकी कुछ आपको करने की जरूरत नहीं थी। 26 देखिए क्या कह रहा है। कह रहे कि 2 पाइप्स ए एंड बी किसी टैंक को 10 घंटे में भरते हैं, 12 घंटे में भर देते हैं। अब जैसे आप लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, जैसे आपने मुझसे कहा कि ए और बी किसी टैंक को 10, मैं यहाँ से कैसे लिखता? ए किसी घंटे को 10 में फिल करता है, बी उसी टैंक को 12 घंटे में फिल करता, मैं तुरंत एलसीएम निकालता, 12 10 एलसीएम क्या 60 हो गया। यहाँ पे देखिए इतना काम मैं पहले ही कर देता, भाई मैं करता 5। आगे क्या कह रहा है, सी 20 घंटे में खाली कर देता है, बी खाली करने वाला है, तो मैं कहता कि यार इसकी इफिशियंसी आ जाएगी -3। अभी आपको पता होना चाहिए आपका जो कॉन्सेप्ट वगैरह है। 10 12 का 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 10 के हिसाब से एफिशिएंसी +6 भरने की हो जाएगी, बार 60/12 करेंगे, +5 भरने की, 60/20 करेंगे, -3 आ जाएगा। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो आप पाइप एंड सिस्टम वगैरह, जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ रखा तो उनको नहीं समझ में आएगा, जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखा उनको ये चीज समझ में आएगी। तो अगर आपने नहीं पढ़ा, पहले उस चैप्टर कॉन्सेप्ट को पढ़िए, देन इसको सॉल्व करिए, मत समझिए कि हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉर्ट आउट कराया जाता है क्लास के अंदर। तो ये 60 हो गया, यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो ओवर आप क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि तीनों पाई को ओपन कर दिया, साथ में ओपन किए जाते हैं, जरा बताइए कि आप पूछा कि कितने घंटे में टैंक फिल, अब बताइए, पेन फ्री क्वेश्चन है भाई। 6 5 11 में से 3 चला, टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी तीनों की? 6 5 11 में से 3 जाएगा 8, इफिशियंसी 8 आ गए तीनों मिला करके। पानी भरना हमको 60, कितना टाइम लगेगा? टाइम 60/8 करेंगे, 7.5 घंटे। उससे ऊपर कुछ करना ही नहीं है, मेरा आंसर हो जाएगा 7.5। अब इसमें 15 20 सेकंड से ऊपर, 15 से 30 सेकंड के अंदर आपको इसको भी सॉल्व कर लेना चाहिए। भाई 10 12 20 60, 6 5 11 3 8, 3 माइनस हो जाएगा तो 8 इफिशियंसी है, 60 भरना है, 60/8 करेंगे, 7.5 ओरली पता होनी चाहिए। क्या टाइम लगता है 10 12 20 कैसे निकालने में, कितना टाइम लगेगा? एफिशिएंसी डिवाइड करने में कितना टाइम लगेगा? 60 को 10 से, 60 को 12, 60 को 20 से डिवाइड करना है। एक इफिशियंसी सी वाली इफिशियंसी जो कि पानी खाली कर रहा हो, उसकी इफिशियंसी नेगेटिव होगी, बाकी दोनों की पॉजिटिव होगी। तीनों साथ चले हैं, 8 यूनिट पानी फिल हुआ है 1 घंटे के अंदर, 60 यूनिट पानी भरना है, 1 घंटे में 8 यूनिट पानी फिल हो रहा है, तो कितना टाइम लगेगा? तो 60/8 कर देंगे तो 7.5 आवर्स में पूरी टैंक आपकी फिल हो जाएगी। तो यही, तो कैसे एग्जाम में टैकल करना है, क्या क्या गलतियां करके आप आए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलेंगी। 27 क्या कह रहा है? अब माने 27 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, कह रहा है कि 1200 मीटर की कोई डिस्टेंस है, 2 मिनट 30 सेकंड में कवर करती है, बताइए बताइए कि किलोमीटर/आवर में कितनी होगी। जब भी आप किलोमीटर/आवर में डिस्टेंस निकालते हैं तो आप सबसे पहली बात दिमाग में रखिएगा को कितने किलोमीटर/आवर में कितनी हो जाएगी। तो कैसे किलोमीटर/आवर में कन्वर्ट करना आप जानते ही हैं, तो कुछ करना ही नहीं इसमें। अब ये कैसे करेंगे? अब दिस ये वाला क्वेश्चन आया, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कितनी है 1200 मीटर, टाइम कितना लग रहा है 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब होता है 150 मिनट, 150 सेकंड।
1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, 30 सेकंड और 150 सेकंड हो जाएंगे। ये स्पीड किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड की स्पीड अगर आपको दे रखी है, अगर आपको उसमें बनाना हो किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे बनाते हो? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हो। उल्टा, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बनाना है तो 18/5 से। तो सॉल्व नहीं हो जाएगा? ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 8 जा जाएगा। अब 144 है, 144/5 कर लीजिए। 145/5 करेंगे, 28 बारी में जाएगा, 140 होता है। तो आंसर मेरा हो गया सीधे सीधे। तो क्या करना, सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर में 5 आएगा। 5 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, आंसर हो गया। बाकी कहीं आ ही नहीं रहा, डायरेक्ट डिविजन पूरा, क्योंकि 144 5 से डिवाइड है नहीं, डिनोमिनेटर में 5 आएगा। ये नहीं बैठ कर डिवाइड करना शुरू कर दिए, इतना देखने के बाद तुरंत आंसर कर दीजिए। ठीक है, यही सारी गलती आपको नहीं करनी है। एक चीज, चलिए एक चीज और देख सकते थे, छोड़े जाने दीजिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें 15 सेकंड से ऊपर आपको नहीं लगना चाहिए। 15 का है तो पेन फ्री कर सकते हो, 10 15 सेकंड के अंदर कर सकते हो, वन लाइनर क्वेश्चन है ये। 28 क्या कह रहा है आपसे? देखिए भी टीएसडी का चैप्टर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 1/4 ऑफ सर्टेन जर्नी वॉज कवर्ड द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर। 1/4 मान लो कोई डिस्टेंस है, उसका 1/4 कह रहा है। उसका 1/4 कह रहा है 20 की स्पीड से तय करता है, उसका 1/3 30 की स्पीड से तय करता है, और बची हुई डिस्टेंस को 25 की स्पीड से तय करता है। तो बोला कि ओवरऑल एवरेज स्पीड बताइए। तो स्पीड कौन सी लेंगे आप? जब स्पीड का 1/4 निकालना है, 1/3 निकालना है, इसका मतलब हुआ कि हम स्पीड ऐसी लें जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। तो 4 और 3 से डिवाइड होने वाली स्पीड मान लेते हैं, स्पीड 12 है। क्या ले लेते हैं? 12 स्पीड मान लेते हैं। आप देखिए कैलकुलेशन देखिएगा कितने अच्छे तरीके से मैं करता हूँ, अभी आपको समझिए अप्रोक्सीमेशन आप देख पा रहे हैं। मैं ऐसे ऑप्शन पे देखा, मैंने ऑप्शन देखा यार ये 29 या 42, ऑप्शन थोड़ा दूर दूर दिखाई दिया मुझे। मैंने कहा ऑप्शन एकदम बिल्कुल क्लोज नहीं है, थोड़ा दूर दूर है। अप्रोक्सीमेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, कैसे भी देखिएगा। मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर का जब 1/4 निकालेंगे तो 3 किलोमीटर आएगा। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज को पहले देख ले, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल टाइम। अब हम टोटल टाइम निकाल, टोटल डिस्टेंस, देखिए स्पीड निकाल लें हम लोग, एवरेज स्पीड, हम लोग एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं। अब हम टोटल डिस्टेंस 12 ले लिए हमने। अब टाइम निकाल रहे हैं, टाइम कैसे निकलेगा? कह रहा है कि 1/4, 12 का 1/4 निकालेंगे 3 किलोमीटर आएगा। 3 किलोमीटर के डिस्टेंस कह रहा हो 20 की स्पीड से तय किया, तो टाइम कितना लगेगा? 3/20। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकल जाएगा। ये निकल गया 1/4 में लगने वाला टाइम। कह रहा फिर कि डिस्टेंस का 1/3, कह रहा है ना 1/3 ऑफ 30, 1/3 डिस्टेंस 30 की स्पीड से तय किया। तो 12 का जब 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 किलोमीटर। 12 का 1/3 क्या होगा? 4 किलोमीटर। इसको इसको तय किया कितने से? 30 की स्पीड से। ये आ गया 30 की स्पीड से। अब बची हुई डिस्टेंस, यानी बची 4 3 7 की बची डिस्टेंस में 5 यूनिट बची, और उसको तय किया है 25 की स्पीड से। यही आपको सॉल्व करना, आंसर बताना है। कैसे सॉल्व कर देखिएगा। मैं अप्रोक्सीमेशन लगा देता हूँ। जब 12 है, हम 20 को ले लेता है, हम 20 को ले लें 21, तो 3/21 कितना आ जाएगा? 1/7। हम 4/, मान अगर 4/30 है तो 7.5 आएगा। 1 बाई क्या आएगा? 7.5। 7.5 को मैं 7.5 को मैं 7 ही ले लेता हूँ, 0.5 छोड़ देता हूँ। इसी तरीके से 5/25 को मैं ले लेता हूँ 1/5। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा? 12/7 7 5 कैलसियम लेंगे 35 आएगा। 35 को 7 से डिवाइड करेंगे, 5 इधर आएगा, 5 इधर का, 5 5 10। अब सॉल्व कर लेना। और 5 7 यहाँ 7 आएगा। तो 5 5 10 7 17 ऊपर आएगा, नीचे 35 आएगा, 35 ऊपर चला जाएगा 35। अगर आप जो सॉल्व भी कर ले तो बेसिक सॉल्व है यार, नीचे एलसीएम लोगे क्या आएगा? 35 लिखोगे, उसके बाद 7 से डिवाइड करोगे, 5 7 5 जा, 5 7 जा, तो 5 5 10 17/35 आएगा, 35 ऊपर चला आएगा। इसी को सॉल्व करना है। नहीं निकल आएगा। 35 को मैं मान लेता हूँ 34 मत, 17 2 जा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 12 में 2 मल्टीप्लाई 24 पॉइंट समथिंग आएगा। और 24 पॉइंट समथिंग कहाँ दिख रहा है आपको? ऐसे आंसर हो। क्या जरूरत है कि 24 लाने, 29 लाने की? अब इसमें जो 24 29 लाने की कोशिश करेगा, अब वो ना खेलता रहे इसे ही। ये चीज होती है अप्रोक्सीमेशन। ऑप्शन पे जरूर फोकस करिए, और फिर देखिए यार कि क्या क्या हम शॉर्ट करके अप्रोक्स में पहुंच सकते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट, देखिए मैंने क्या किया, 20 को 21 लिया, 30 था 7.5 मैंने 7 ले लिया। आसान से मेरी पूरी कैलकुलेशन आसान हो गई।
17/35 है, 35/17, 17 मैंने 35 को 34 दिन में 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मेरे दिमाग में आ गया 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 12 का जो 2 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई करोगे 24 पॉइंट समथिंग आएगा। 24 पॉइंट समथिंग कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में आंसर हो गया। 30 सेकंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आप एग्जाम में करके आएंगे तो जाकर पेपर आप विद इन टाइम कर पाएंगे, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ये भी देखिए, ट्रेन का क्वेश्चन दे रखा है, क्या देखिए ट्रेन, क्या ट्रेन कह रहा है कि ट्रेवल करती है कौन से कांस्टेंट स्पीड से चलती है, 80 मीटर डिस्टेंस को 10 सेकंड में, कह रहा है कि 80 मीटर डिस्टेंस को वो 10 सेकंड में कवर करती है, ठीक है। और कह रहा है 105 मीटर डिस्टेंस को कह रहा है वो 12 सेकंड में तय करती है। इसका क्या मतलब हुआ? 80 मीटर का 10 सेकंड में कर रही है, 105 मीटर को 12 सेकंड में तय कर रही है, स्पीड अगर कांस्टेंट है, तो आप देख रहे हैं टाइम में डिफरेंस कितने का आ रहा है? दो, 10 सेकंड 12 सेकंड, 2 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। और डिस्टेंस में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 25 का। इसका मतलब कि जो 25 मीटर की डिस्टेंस है, वो जो टाइम एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, वो 2 सेकंड में तय कर रही है। सिंपल सी बात, जाहिर सी बात है। तो 25 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको 2 सेकंड में तय कर रही है। तो क्या बताइए, हम निकल नहीं गया तो स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी? और 25/2 मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। अगर किलोमीटर पर आवर बनाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देख लीजिए कितना आ रहा है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 18 बचे 90/2 करेंगे 45 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस ट्रेन, सॉरी स्पीड ट्रेन की आ गई 45 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही अब मैं, देखिए मेरी निगाह ऑप्शन पे रहेगी, मैं देख रहा हूँ यार स्पीड कहाँ 45 दे रहा है, यहाँ दे रहा है, और तो कहीं देना है। और स्पीड यहाँ पे 45 है। और क्या कह रहा है? और ये कह रहा है यहाँ पे स्पीड 45 दे रहे हैं, और स्पीड का जो 50% है वो 22.5 यहाँ दिख रहा है। यानी बी ऑप्शन राइट दिख रहा है हमको। यहाँ पे बी क्या दिख रहा है? यहाँ पे यहाँ पे जो है बी ऑप्शन राइट दिख रहा है, ठीक है। और क्या दिख रहा है? और डी ऑप्शन राइट दिख रहा है। डी ऑप्शन राइट का मतलब हो जाएगा, देखिए डी तो कंफर्म सही है कि 22.5 होगा, 45 का 50% का 22.5 होगा। तो डी तो कंफर्म सही है। तो यहाँ भी डी नहीं है तो ये भी चला गया, यहाँ भी डी नहीं भी चला गया। अब या तो अच्छा दूसरी बात है, यहाँ पर जो स्पीड दे रखी है ऑप्शन ए में 40 दे रखी है। तो 40 तो पहली बात ये तो गलत हो गया, ये तो 40 है नहीं, ये तो 45 है। तो मेरा ए भी चला गया, जहां ए होगा वो भी चला जाएगा, ए भी चला गया। तो देखिए तीन ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, सिर्फ मेरा आंसर हो गया डायरेक्ट। यानी कि क्या हुआ, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो अगर सिर्फ आप स्पीड निकाल लेते हो, स्पीड निकालने में क्या टाइम लगेगा यार? 25/2 इंटू 18/5 लगाने में जितना टाइम लगे, तुरंत ऑप्शन पे गए तो तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है। कैसे? 45 का 50% 22.5, डी ऑप्शन राइट। जैसे डी ऑप्शन राइट हुआ तो ए वाला और बी वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, यानी ये वाला ऑप्शन चला गया, ये वाला ऑप्शन चला गया। ए, ए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे 40 दे रखा है, ए रॉन्ग है तो ये चला गया, बचा क्या ऑप्शन हो गया। तो स्पीड निकाल करके आप तुरंत आंसर करना था। 15 सेकेंड से ऊपर आपको नहीं लगना चाहिए था इसके अंदर, क्योंकि स्पीड निकाल दिए तो 50% निकाल देंगे। डी आपको पता चल गया, डी राइट है। शुरू के दो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, नीचे का ऑप्शन में ए गलत हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसलिए चला गया क्योंकि इसमें ए गलत हो रहा है, एक 40 दे रखा है ए में, आंसर हो गया। अगर आप ऑप्शन फोकस नहीं कर रहे हैं तो सारी चीजें आपके लिए पेपर टफ लगेगा, और पेपर आप विद इन टाइम नहीं कर पाएंगे। इधर देखिए कह रहा है 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 72 की स्पीड से चल रही है, 130 मीटर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? ये कोई अब बताइए। अब इसको लगाने में कितना समय, जितना टाइम लगेगा, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है ओवरऑल पता होना चाहिए। 72 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड बदलना है तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 4 जो 5 4 20। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं अपने माइंड के अंदर कि स्पीड कितनी 20 मीटर पर सेकेंड होगी स्पीड, तो फिर आप पेपर में नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब मैं वहां 72 इंटू 5/18 लिखूंगा नहीं, 18 4 5 4 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई। डिस्टेंस अगर आप देख पा रहे हैं तो आप बोले 150 मीटर यहाँ पे दे रखा है, तो 130 मीटर का ट्रेन है, 130 मीटर की ब्रिज है, 150 की ट्रेन है, दोनों मिला के ऐड करेंगे 280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? वन दोनों ऐड करेंगे तो ओरली ऐड होगा 150 130, 280 आ गया। स्पीड भी ओरली निकल गई 20 से, डिवाइड कर देंगे टोटल स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, 14 सेकंड मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बताइए कितना है। अब ये क्वेश्चन में टाइम नहीं लिखूंगा, ये क्वेश्चन पेन फ्री, पहली बात। पहली बात क्या है क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका पेन फ्री होना चाहिए। पेन फ्री भी करना है और साथ साथ 10 से 15 सेकंड के अंदर दिमाग के अंदर माइंड में करना है।
भाई 72 का मतलब ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई। 150 130 ओरल दिमाग में ऐड करिए। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारी 280 है, स्पीड हमारी 20 है, 280/20 ये भी ओरली डिवाइड होगा 14 है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे इजी आएंगे जिसमें आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। 31 देखिए क्या कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन आपका देखिए फिर। अगर आप 2025 का पेपर देखे हैं तो 2025 का जो पेपर था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपका 2026 में पूछा, एकदम सेम पैटर्न। बस खाली डिजिट्स चेंज है, नंबर्स चेंज है, नहीं तो सारे क्वेश्चन एकदम हू बहू उसी पैटर्न पर है। अच्छा क्वेश्चन है, उसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है कि 3 वुमेन और 4 बॉयज, कह रहा है कि 4 बॉयज कैन अर्न 7560 इन 7 डेज। 7 डेज में जो पैसा अर्न करते हैं वो से 75-60 करते हैं। मैं पूछूं कि एक दिन में कितना अर्न करेंगे, निकल नहीं जाएगा। अगर वो 7 डेज में इतना कर रहे हैं, एक दिन में कितना करेंगे, 7 से डिवाइड कर लीजिएंगे तो 7 × 7 और 0, 1080 आ जाएगा। ये एक दिन की अर्निंग हो जाएगी। इसी तरीके से 11 वुमेन और 13 बॉयज अगर 8 दिन में कितना पैसा अर्न कर रहे हैं, 8 डेज में, 8 डेज में जो पैसा अर्न कर रहे हैं दे रखा है 30,080, 30080। तो मैं कहूँ 1 डे में कितना अर्न करते होंगे, तो 8 से डिवाइड कर लीजिए। 8 3 जा 24 आएगा, 6 37 60 आएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो 36760 आ जाएगा। अब देखिए दोनों के 1 डे अर्ने होंगे, दोनों का डिवाइड कर लीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, शुरू शुरू पूरा वही कॉन्सेप्ट है, 3 वुमेन 4 बॉयज, नीचे 11 वुमेन आएगा, 13 बॉयज आएगा, 13 बॉयज। हाँ पैसा डिवाइड कर भाई, 1080 को इससे डिवाइड करें, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 108/376 आएगा। तो 108/376 अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, देख लीजिए कितना आ जाएगा। 2 से डिवाइड और से डिवाइड हो जाएगा। 4 से भी हो रहा है, 4 से कर लीजिए। तो 108/3 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जाए 27 आएगा। और 108 को 4 से डिवाइड करेंगे, और 376 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 जा 6 36, और 4 4 जा। देखिए मैंने दिमाग में कर लिया, मैंने क्या किया, 1080 बाई जो 3760 था, तो मैंने कहा 0 0 कैंसिल कर लिया, 4 से इसको कैंसिल किया, 27 आया, 4 से इसको, दिमाग में सब किया हूं मैं। 94 आया, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया। तो आपको भी ऐसे ही करना है, दिमाग में बहुत सारी क्वेश्चन आपको माइंड में करनी होती हैं। अब क्या करना होता है, सिर्फ एक बार वुमेन पे फोकस करो, एक बार बॉय से फोकस करो। वुमेन पे फोकस करोगे तो देखिए 3 वुमेन × 94 करो, कितना आ जाएगा, 3 4 जा 70, पहले से ले लो, 27 × 11 कर लो, कितना, 11 × 7 करोगे 77, और 11 दूनी 22, और 7 29, 297 वुमेन आ गई। माइनस कर लो, 94 का 3 गुना करोगे तो 3 4 जा 12, 3 9 जा कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 9 12, 3 9 जा 27, 28 है ना। 282 कितना आ जाएगा, 282। ठीक है, 282 वुमेन आ जाएगा। ये तो वुमेन पे आ गई। इसी तरीके से बॉयज फोकस कर लो। अब 9 कौन सा देखिए, 4 चौक 27 × 13 कर लो, 27 × 13 करो, 30 × 7 करो, 93 91, 13 दूनी 26, 9 35, 351 बॉयज इधर हो गए। माइनस कर लो 94, अब बॉयज बॉयज से फोकस कर लो ना, 94 × 4 कर लो, 4 4 जा 16, 376 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 376 बॉयज। देखिए क्या करना है, एक बार वुमेन पे फोकस करो तो 394 का 3 से, 27 का 11 से डिफरेंस निकाल लो। एक बार बॉयज का 94 का बॉयज में, 27 का 13 बॉयज में डिफरेंस निकाल लो, है ना। तो यहाँ डिफरेंस निकालो 15, देख 97 डिफरेंस निकाले, 15 वुमेन आ जाएगा, इधर निकालेंगे 25, 376 51। देखिए डिफरेंस है तो ऐसे लगा लेना, कम में से ज्यादा, ज्यादा में से कम आप कर सकते हो। तो 376 में 351 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 25। तो 25 बॉयज आ जाएंगे। अगर मैं वुमेन अपॉन बॉयज यहाँ से निकालता हूँ तो 25/15, यानी कि अगर मैं कैंसिल करूँ, 5 3 जा 5 5 जा, तो 5/3 आएगा। देखिए क्या हुआ, यही करने के लिए इतना सारा काम करना पड़ा है, इतना जो कैलकुलेशन करनी पड़ी है इसी वुमेन और बॉयज में रिलेशन की इफिशियंसी का क्या रेशियो है, ये निकालने के लिए इतना सारा काम करना पड़ा है। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है।
हल्का सा, हाँ, जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी उतनी जल्दी आप कर पाओगे। तो W/B आ जाएगा 5/3, आप कुछ करना ही नहीं है, एक में कन्वर्ट कर लो। आप देखिए वुमेन की जगह 5 है, बॉयज की जगह 3, मल्टीप्लाई कर लो। जैसे यहाँ पे आप जाते हैं, तीन वुमेन है, 4 बॉयज है ना, तो वुमेन की जगह 5 है, 5×3 = 15, बॉयज की 3 यहाँ, बॉयज 4 है, 3 3 4 से मल्टीप्लाई 12, तो 15 और 12 मल्टीप्लाई, 15 और 12 ऐड करेंगे ना 27। तो 27 के लिए एक दिन की अर्निंग कितनी है? 1080। डायरेक्ट निकाल लो। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि 7 वुमेन, देख ध्यान देना, 7 वुमेन और 9 बॉयज, 9 बॉयज कितना पैसा कमाने में कितना टाइम लेंगे, ये पूछा है। कन्वर्ट कर लो यार, 7 वुमेन, एक वुमेन का वैल्यू 5 है, तो 7 वुमेन यहाँ पे 7 × 5 करो, 35 हो जाएगा। बॉयज है 9, और ×3 करेंगे 27। तो 35 और 27, फिर देख लो, 5 वुमेन है, यहाँ वुमेन 7, 7 × 5 35, 35, और 3 × 9 बॉयज का, बॉयज में 27, 27 35 यानी 62 की वैल्यू कितनी होगी, ये आप निकाल लो। तो यहाँ से निकल आया 27 कितनी है, तो 62 निकल दिए, तो देख कितना हो जाएगा, 27 का 4 गुना हो तो 40 गुना होगा, तो यहाँ भी 40 गुना हो जाएगा, तो 62 × 40 आ जाएगा। यानी इतना रुपए एक दिन में कमाएंगे कितने लोग, 7 वुमेन 9 बॉयज, एक दिन में कितना पैसा कमाएंगे, इतना कमाएंगे। टोटल पैसा मेरे पास कितना, 24800, एक दिन में अर्निंग है 62 × 40। सॉल्व करेंगे, इसी रीते 4 गुना हो रहा है, 400 आएगा, 400/40 करेंगे, 10 आएगा मेरा आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा से लेंदी आपको पड़ सकता है। अब इसमें अगर कोई 1 मिनट भी ले सकता है, तो 1 मिनट से मैं ज्यादा, अगर अच्छी कैलकुलेशन में लगातार तेज से करते हैं, तो 1 से लेकर के 1.5 मिनट तक मैं बताता हूँ, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर खुद सॉल्व करना होगा, किसी को कोई समझाना ना हो, तो जैसे मैं किया हूँ, कुछ नहीं करना है, जल्दी जल्दी देखिए कैंसिल हो रहा है, सीधे वुमन बॉयज का रिलेशन है, तुरंत देखो लाइन में आंसर आ गया। तो 1 1.5 2 मिनट जो भी लेना चाहेंगे इसमें ले सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में, आज जो पीछे वाले क्वेश्चन है, आप उसमें देख रहे हैं किस तरह टाइम लगता है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे होंगे जहां पर टाइम लग सकता है। ये देखिए, कह रहा है कि नेहा कैन डू वर्क इन 2 days while मेगा कैन डू द सेम ऑन 3 days, बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर एंड गेट 450 रुपीज। बताइए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि नेहा 2 दिन में काम करती है, मेगा 3 दिन में काम करती है, दोनों मिल करके काम को फिनिश किया है, टाइम भी सेम है, और पैसा इनको 450 रुपये मिला, कितना कितना शेयर बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं, जो वर्क, अब तो तुरंत देखिए कितने कितने दिन में काम कर रही है, टाइम का रेशियो क्या दे रखा है यहाँ पे, वर्क तो कांस्टेंट है, टाइम का रेशियो क्या दे रखा है, टाइम का रेशियो दे रखा है, ये 2 दिन में करती है नेहा, और किसका दे रखा है, आप नेहा का शेयर भी निकालना है ना, नेहा है और मेघा है। तो नेहा करती है 2 दिन में, ये करती है 3 दिन में। टाइम ये है, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, जब वर्क कांस्टेंट है 3:2 का रेशियो होगा, जाहिर सी बात है। और अब ये चूंकि वर्क तो कांस्टेंट, पैसा जो बढ़ेगा एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ेगा यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे दोनों लोग साथ में, टाइम भी उनका कांस्टेंट है, तो जो जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा उसको पर डे के हिसाब से। तो 3 2 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, टोटल 5 यूनिट, पैसा 450, एक की निकलेगी 90, नेहा का निकालना 3 × 90 करेंगे 270। ये 15 सेकेंड से ऊपर का क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग, इस पे वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी था। दोनों साथ में काम किए थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट रेशियो निकाल दिया। अगर साथ में काम नहीं करते तो मैं फिर देखता कि कौन कितना काम कर रहा है ना, कितने दिन तक काम, तो उस हिसाब से एफिशिएंसी निकाली जाती। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सेम वर्क था, सेम वर्क भी था, सेम टाइम भी था, है ना। तो पर डे एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा बढ़ जाएगा, तो 270 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि राघव कैन डू वर्क 15 डे, अक्षय करते हैं 20 दिन में, दोनों मिलकर 4 दिन तक काम किए, उसके बाद बताए जो वर्क बचा है, तो बड़ा कितना वर्क बच गया, टोटल वर्क का क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि राघव किसी काम को, देखिए कितना इजी क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क इजी क्वेश्चन पूछा, कह रहा है राघव कैन डू वर्क इन 15 days, राघव 15 दिन में काम कंप्लीट करता है, और अब ये अक्षय करता है 20 days में। अगर मैं एलसीएम निकालूं 60 आएगा, ये 15 20 का एलसीएम 60 आ गया। इनकी एफिशिएंसी आ गई 4, इनकी एफिशिएंसी आ गई 3। अगर 4 3 7, यानी दोनों मिल करके एक दिन में 7 यूनिट काम करेंगे, 4 दिन तक काम किए हैं, कुल कितना काम कर लेंगे दोनों लोग, एक दिन में 7 यूनिट, तो 4 दिन में 28 यूनिट, तो 28 यूनिट काम तो दोनों लोग मिलकर कर लिया 4 दिन के अंदर। सिंपल से, इतना तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं किसी को होनी चाहिए। काम बचा कितना, 60 में से 28 कंप्लीट होकर 32 काम बच गया, था कितना 20 60, तो कितना काम हो, तो कितना लेफ्ट ऑफ वर्क पूछा, बचा टोटल फ्रैक्शन ऑफ वर्क कितना बचा, तो 4 8 जा और 4 15 जा, 8/15 होगा। इसमें लगाने में
अब क्या टाइम लगेगा बताइए। है, तो मिला जुला कर इसमें 15 सेकेंड से ऊपर आपको नहीं लगना चाहिए, ये भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 दिया, क्या कह रहा है? कह रहा है कि मोनू एंड सोनू कैन डू 25 विधि में कर सकते हैं, दोनों स्टार्ट करते हैं। मोनू जो है दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट मोनू लीव द फ्यू डेज एंड सोनू कंप्लीट रिमेनिंग इन 11 डेज। देखिए क्या हुआ है, मोनू और सोनू है, ये मान लेते हैं मोनू है और सोनू है। कह रहे हैं कि 25 दिन में ये करते हैं, 20 दिन में ये काम करते हैं। काम हमारा है कितना, 25-20 का, अगर मैं ऐसे में लिखता हूँ तो 100 मान लेते हैं, है ना, 100 रहेगा। ठीक है, 25 कैसे लिखेंगे, 100 आ जाएगा। इनके हिसाब से एफिशिएंसी इसकी 4 आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4 एफिशिएंसी, इसकी आ जाएगी 5 एफिशिएंसी। 5 4 एफिशिएंसी आ गई। कह रहे दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट मोनू लीव्स आफ्टर फ्यू डेज एंड सोनू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 11 दिन। यानी कि लास्ट का जो 11 दिन है उसमें काम कौन किया है, सोनू ने किया है। वो सोनू उस 11 दिन में 5 की एफिशिएंसी से कितना काम किया होगा, निकाल लो। 11 × 5 करेंगे 55 यूनिट। तो 55 यूनिट तो सोनू ने काम किया है ना, 100 में से। तो 100 में से 55 यूनिट अगर मैं निकाल देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, ये जो मेरा 45 यूनिट काम बचेगा, ये मोनू और सोनू मिलके किए होंगे। सिंपल सी बात है। ये जो 45 यूनिट काम होगा इसमें मोनू और सोनू मिलके काम किए हैं। अब मोनू की एफिशिएंसी पता है आपको, सोनू की एफिशिएंसी आपको पता है। तो बताइए अगर 45 मिनट तक दोनों ने काम किया है तो कितने दिन तक काम किया होगा आखिरकार। तो टाइम निकल नहीं जाएगा। तो वर्क हमारा 45 है, दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर लो, 5 + 4 9, ऐड कर दो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टाइम निकल के आएगा 5 डेज तक। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने जो मिलकर काम किया और 5 डेज तक काम किया, उसके बाद मोनू क्या किया, लेफ्ट कर गया। वही पूछा था मोनू कितने दिन बाद लेफ्ट कर गया, 5 दिन बाद लेफ्ट कर गया, क्योंकि दोनों लोग 5 दिन तक ही साथ में काम किए थे। क्या क्वेश्चन था, इजी नहीं क्वेश्चन था। रिमेनिंग वर्क निकाल दिया मैंने भाई ने, कि कितना यूनिट किया था सोनू अकेले, 55 यूनिट। मत देखा 45 दोनों मिलकर किए होंगे। एफिशिएंसी पता, टाइम निकल नहीं जाएगा आखिरकार, दोनों साथ में कितने दिन तक थे। 45 यूनिट तक कर काम किए हैं तो साथ में किए हैं, तो कितने दिन तक काम किए लोग, निकल जाएगा आसानी से। नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, ही वर्क इट फॉर 5 डेज एंड देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क 21 दिन। तो बताइए क्या होगा। कह रहा है एक किसी काम को 40 दिन में करता है, और कह रहा है कि ही वर्क 5 दिन तक काम करता है, और देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बी जो अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 21 डेज। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये किसी काम को कह रहा है कि 40 डेज में कर लेता है, ठीक है। कह रहा है कि और ये 5 दिन तक काम किया। अगर ये 40 दिन में काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/40। तो 5 दिन तक में कितना काम करेगा, 5 दिन तक काम किया है तो 5/40 करेंगे, यानी 1/8 यूनिट काम करेगा। यानी अगर 8 यूनिट टोटल काम है तो 1 यूनिट काम जो है ए ने कंप्लीट कर दिया, तो बचा कितना काम। अगर 8 में से एक ए ने कंप्लीट कर दिया है 5 दिन के अंदर काम करके, 5 दिन तक काम किया और 1 यूनिट काम कंप्लीट कर दिया 8 में से, तो बचा कितना काम, 7/8। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है जो रिमेनिंग वर्क है, यानी 8 में से 7 काम बच गया है और बचे हुए काम को बी करता है 21 दिन में, तो बचा हुआ काम आपका क्या है, 7 यूनिट। और इस 7 यूनिट को बी करता है 21 दिन में, यानी 7 यूनिट काम करने में 21 दिन लगते हैं, तो 1 यूनिट काम करने में 3 दिन लगेंगे बी को। और बी को अगर 1 यूनिट काम करने में 3 दिन लगते हैं तो 8 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा, 24 दिन। 8 माने कि पूरा काम, यानी बी को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 24 दिन। या बस यही निकालना था, बस काम खत्म। ये वाली जो पूरी लाइन है सिर्फ ये निकालना था कि बी आखिरकार उस पूरे काम को करने में कितना दिन लगाएगा। तो बी उस पूरे काम को करने में 24 दिन लगाएगा। 40 24 का एलसीएम निकाल लो, देख लो कितना आ रहा है। तो 120 ले लेते हैं, तो 120 एलसीएम आ गया। यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे 3, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे 5। तो क्या पूछा था, तो हाउ मच टाइम ए एंड बी विल वर्क टू फिनिश, बहुत ही इजी हो गया। 120 टोटल एफिशिएंसी 5 + 3 8 से डिवाइड कर लो, 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 15 डेज। तो अब देखिए इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे अभी जो है पूरा कम क्वेश्चन जो है 35 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि आपका सिलेबस से बाहर आ जाता है। ये 65 क्वेश्चन आपका है, ये देखिए स्टैट्स का क्वेश्चन है, किसका है ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है स्टैट्स चैप्टर से पूछा गया है। और ये बिल्कुल बेसिक स्टैट्स है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 इज द मोड ऑफ मीड, कह रहा है 4 इज मोड मीडियन एंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा।
जो डाटा गिवन है उसमें कह रहा है कि इसका मीन क्या होगा। देखिए डाटा, अगर मैं देखो कितना डाटा है यहाँ पे, 1 2 3, 3 2 5 2 7 8 2 10 और 3 13, 13 डाटा है। और सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आपको ऑर्डर लिखना भी नहीं है। तो 13, अगर 13 ऑड नंबर, तो मीन क्या होता है, बीच वाला नंबर। तो अगर 3 2 5 1 6 इधर हो गया और 6 इधर, यानी बीच वाला नंबर यही आ रहा है। इसका मीन तो 4 होगा, तो 4 तो मीन है, ये कंप्लीट तो क्लियर हो गया, 4 मीन होगा। मोड क्या, जो सबसे ज्यादा बार आया, 4 सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा टाइम्स आया, 3 टाइम्स 4 आया है। इसका मोड भी 4 है। और मीडियन भी आप जानते हैं कि n+1/2 टर्म होता है। अगर 13 टर्म है तो 13+1/2 करेंगे, यानी 14th टर्म जो होगा, सॉरी, जो जो 7th टर्म जो होगा वही मोड होगा, वही मीडियन, सॉरी वही मीडियन होगा। तो 7th टर्म आपका यही तो 4 है, ये मीडियन भी होगा। यानी कि तीनों चीज सही है, मीडियन भी सही है, मीन भी सही है, मोड भी सही है। तो मोड जो सबसे ज्यादा बार आता है, टाइम्स आता है, नंबर जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है वो मोड होता है। मीन तो आप जानते हैं 14 नंबर था, 6 इधर गया, 6 इधर गया, बीच वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, वही मीडियन भी हो जाएगा। तो ये सही है। लेकिन रीजन गलत है। रीजन क्या है, मीन मीन मोड एंड मीडियन आर ऑलवेज इक्वल्स टू फॉर एनी डेटा, है ना। इसी बात नहीं है कि सभी डेटा के लिए जो है मीन मीन मोड जो तीनों सेम होंगे, ये बात गलत है, तो रीजन गलत है। लेकिन आपका जो आपका एजर्सन है वो सही है। तो ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या लिखेंगे, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। सुसी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन शायद देखिएगा क्या कह रहा है। ये भी देखिए ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन आ गया है। ये भी आपके सिलेबस में समझिएगा। जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन खोलेंगे, उसके नीचे कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं, जैसे क्वांट लिख रखा है ना, सीक्यूपी 12 का जब सिलेबस देखेंगे तो पहले क्वांट लिख रखा है, नीचे डेटा डीआई लिख रखा है, डीआई के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स लिख रखे हैं, उसमें सेट भी लिख रखा है। तो अब की बार उन्होंने सेट से भी क्वेश्चन पूछे थे। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दे रखा है कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज एजर्सन, दूसरा आपका उसका रीजन है। कह रहे हैं कि ए आर बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये जो सी मतलब कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाए समझिएगा। वेन डायग्राम कह रहा है कि द वेन डायग्राम हेल्प टू प्रूव द सम सेट रिलेशन, सही बात है। वेन डायग्राम क्या कहता है, वो हेल्प करता है टू प्रूव द सम सेट रिलेशन, जो जो सेट के रिलेशन होते हैं उसको प्रूव करने में हेल्प करता है। तो रीजन इसका सही है। रीजन क्या इसका है, बिल्कुल सही है। आ, अब हम लोग चलते हैं कि कह रहे ये अब ये गलत है कि सही है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं ये कैसा है। देखिए, देखिए हम मान लेते हैं वेन डायग्राम बनाता हूं मैं, जैसे आपका एक वेन डायग्राम, समझा समझा। देखिए आपका ये जो आपका है एक यूनिवर्सल टेट सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है, मान लेते कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेकर के 10 तक के नंबर लिखे गए हैं, 5 6 7 8 9 10। ये पूरा बड़ा वाला जो बॉक्स आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, ये यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर लिखे गए हैं। एक और सेट मैंने ए बना लिया, नॉन एम्प्टी की बात का, जिसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि 1 2 3 और 4 नंबर थे, और एक सेट भी है जिसके अंदर 1 2 5 और 7 ये एलिमेंट है। अगर मैं इनको बनाता हूँ वेन डायग्राम, तो कैसे बनाएंगे हम लोग। कह रहा है कि ए यूनियन बी अगर निकालना हो आपको, ए यूनियन बी क्या होता है समझिएगा। ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि भाई देखिए, ए यूनियन बी का मतलब ए में जो एलिमेंट, जो ए और बी में जो कॉमन, उसको भी लिख लीजिए। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए और बी में जो कॉमन है, जैसे 1 2 यहाँ पे 1 2 यहाँ पे, तो 1 2 दोनों लिखा जाएगा। और 3 4 5 जो लिख रखा है 7, इन सबको भी आप लिखेंगे। तो ये होता है, ये यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान ले यहाँ पे 1 2 तो रहेगा ही रहेगा, और साथ ही साथ जो बच जा रहा है, जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे 3 बच रहा है, यहाँ पे 4 बच रहा है, यहाँ पे 5 बच रहा है, 7, ये सारे के सारे यूनियन में, ये पूरा पूरा आपका यूनियन, यानी सब मिला के यूनियन होता है। क्या होता है पूरा पूरा, ये आपका यूनियन होता है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें से कह रहा है अगर हम ए को माइनस कर दें, ये मतलब क्या, 1 2 3 4 पूरा माइनस कर दे तो हमारे पास बचेगा क्या। अगर मैं ए यूनियन बी में से ए को माइनस कर देता हूं तो क्या बचता, मैं इसको वेन डायग्राम से समझाता हूँ क्या बचेगा। जब ए यूनियन बी में से आप ए को माइनस कर देंगे, पूरा यूनियन बी पूरा है, उसमें से ए वाला पोर्शन जब आप कट कर देंगे, पूरा निकाल के फेंक देंगे, तो क्या बचेगा आपके पास। तो आपके पास जो बचेगा, सिर्फ ये बचेगा।
क्योंकि ये पूरा निकल चला गया है। तो आपके पास बचेगा सिर्फ इसमें, जिसमें एलिमेंट होंगे 5 और 7। तो ए यूनियन बी में से अगर ये माइनस कर रहा हूं तो मेरे पास सिर्फ ये जो मैं जो बना रहा हूँ डायग्राम, ये बचेगा हमारे पास, बाकी सारा तो निकल जाएगा। आगे लिख रखा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ये जो सेट आपका है और ये वाला, ये जो बीच वाला है, ये डिनोट करता है ए इंटरसेक्शन बी। ये कहता है इंटरसेक्शन बी को, कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आप देख पा रहे थे भी एक और दो है, दो एलिमेंट थे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से इस वाले एलिमेंट को माइनस कर दीजिए। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये जो आपका ये वाला सेट है, ये वाला, इसको क्या कर दीजिए, निकाल के फेंक दीजिए। यानी अगर इसका कॉम्प्लीमेंट को मैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो ये वाली बीच वाली निकल जाएगी। इसका मतलब अगर मैं इसको निकालता हूं, ये ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा कि ये बीच वाला छोड़ करके, ये बीच वाला छोड़ करके ये जो सारी वैल्यू है, ये सारा जो जिसमें मैं क्रॉस कर रहा हूं, ये सारे के सारे जो हैं ए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, सिवाय किसको? सिवाय इस वाले चीज बीच वाले पोर्शन को छोड़ करके, सिवाय बीच वाले पोर्शन को, इसी बीच वाले पोर्शन को छोड़ करके ये सारा का सारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन। यानी कि उसमें तो बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अगर मैं एक इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो एक दो को छोड़ करके ये 3 4 5 7 8 9 10 तक के सारे एलिमेंट होंगे ये। तो बताइए क्या दोनों इक्वल हैं? ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट आ रहा है वो 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है, जबकि ए यूनियन बी माइनस ए के जो ए यूनियन बी माइनस ए में जो एलिमेंट्स आ रहा है वो सिर्फ 5, यही तो है, यही तो प्रेजेंट कर रहा है। ए यूनियन बी माइनस ए वाला यही तो आपका 5 7 है, इसमें सिर्फ आ रहा 5 7। तो क्या 5 7 3 4 5 6 7 8 9 बराबर नहीं? बराबर है। इसका मतलब एजर्शन जो दे रखा है वो गलत दे रखा है। एजर्शन आपका क्या है यहाँ पे ये गलत दे रखा है, ए इज रॉन्ग हो जाएगा। तो ए इज नॉट करेक्ट, बट आर जो एक्सप्लेनेशन है कि करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ये मैं पहले पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाया है, हालांकि एक एक चीज करके। इसमें अगर आपको थ्योरी सेट थ्योरी अगर आपने पढ़ रखी सही से तो आप इस क्वेश्चन को कर लेते, अगर नहीं पढ़ रखी तो आप नहीं कर पाते। ठीक है, मैंने आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो मैंने जितनी कोशिश की, अगर आप समझिएगा, नहीं आएगा तो आप फिर से एक बार पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है ए दे रखा, बी दे रखा, सी दे रखा, इन्होंने बी दे रखा, ये दे रखा सारे, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी इंटरसेक्शन सी, ए सब दे रखा है। आपसे पूछा जाता है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, किसमें लिखना है? नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे छोटा पहले लिखना है। तो सबसे छोटा मैं देख रहा पहले यहाँ पे ई ई ई सब जगह ई आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है। पहले हम ई सी में चेक कर लें, हो सकता है सी सबसे छोटा हो। सी कैसे निकलेगा? सी मतलब ये कैसे निकलेगा? इसका एक फॉर्मूला होता है, समझ लीजिए। ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मैं लिखूंगा नहीं, ओरली बताऊंगा, ओरली आप समझिए। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है? ए यूनियन बी यूनियन सी होता है ए प्लस बी, रटिए सुनिए, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू प्लस सी, तीनों को जो ऐड करूं, 25 45 करेंगे 70 30 100, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 100। 100 ये हो गया, पहले 100 लिखो। माइनस, रुक जाओ, सुनो, सुनते रहिएगा। माइनस क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं ए इंटरसेक्शन बी वाला, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, जितने इंटरसेक्शन सबको माइनस करते हैं। तो इकट्ठे एक बार माइनस कर लो, 5 10 15 6 21, 21 को माइनस कर दो, ये हो गया। प्लस पहले तीनों ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, तीनों को माइनस कर दिया। प्लस फिर लगता है प्लस क्या? ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी तीनों का जो तीनों का इंटरसेक्शन है उसको ऐड वाला वहां पे दो ऐड कर दो। तो तीनों का इंटरसेक्शन वैल्यू 2 रख के 2 ऐड कर दो। तो मेरा डायरेक्ट हो जाएगा 102 में से 100 में से 21 79 2 81 आ जाएगा, कितना है? 81। तो ये मेरा 81 आ गया। और सी की वैल्यू आ गई मेरी 81। ई की वैल्यू बहुत आसान है, ई कैसे निकलेगा? ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ए की वैल्यू 25 है, ए की वैल्यू क्या? 25। ए की वैल्यू है 25 और बी है 30। तो 25 में से 30 जाके ना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ए माइनस बी जो होगा आपका वो 5 है,
तो जाहिर से 5 सबसे छोटा है, सी तो बड़ा है। अब सी तो बड़ा है, अब सी में चेक कर लो, देखिए अब तो ये सबसे छोटा, तो सब जहां आ गया ये लास्ट वाला ये ऑप्शन चला गया। पहला ऑप्शन तो गया क्योंकि सी पहले आया, सी नहीं आएगा, ई पहले आएगा। लेकिन लास्ट में बी आएगा कि सी आएगा? सी आपने ऑलरेडी निकाल रखा, कितना, 81। अब हम फिर बी को चेक कर लें। लास्ट में क्या आएगा, सी तो मैं निकाल ही चुका हूं, मैं सिर्फ बी को चेक करूंगा। अब बी चेक करना कितना आसान है, बी यूनियन सी, जो कि ओरली चेक कर सकते हैं बी यूनियन सी को। बी यूनियन सी कैसे निकलेगा भाई, बी प्लस सी, बी यूनियन सी क्या होता है, बी प्लस सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो बी प्लस सी, 30 और 45 ऐड करेंगे 75, और 75 में से बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दो, तो 75 में से 10 निकलेगा, 65 आएगा। यानी बी यूनियन सी की वैल्यू आएगी 65, जो कि छोटी है सी से, यानी सी बड़ा है। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? अरे अच्छा रुक जाइए, लास्ट में तो अभी रुक जाओ यार। तो अभी ये तो आपसे चला जाएगा। अब देखिए, रुक जाइए। अब इसमें डी और ई में मामला फंस रहा है। डी और ई में फंस रहा है कि यार ई के बाद कौन, ए अब कैसे चेक करा जाए? इसको देखिए, चेक करने के लिए आप ए को भी चेक करना पड़ेगा। ए की निकाल लो तो वैल्यू ए की कैसे निकलेगी? क्योंकि यहाँ भी सी लास्ट में, यहाँ भी सी लास्ट में। ए निकालो, ए भी निकालना ना, 25 30 45, 30 25 करो 55, और में से ए 5 निकाल दो, 50 आएगी। ए आ रही 50, और बी अभी निकाले कितना थे, 65। बी कितना निकाले थे, 65 आई थी, यानी बी बड़ा है, तो यानी ए पहले आएगा। तो ए पहले आएगा तो बी बड़ा है, ये हो गया। यार तो सब चेक करना पड़ेगा क्या? ये पहले 65, सबके निकाल देते हैं, ओरली निकल दो, सब तो ओरली निकल जाएगा। 25 30 55 50 आ जाएगी। ये 50 हो गया। इसका तो आपने 81 निकाल ही दिया है। ये आपका 5 तो लास्ट में निकल ही आया। सी ने एक ने सी प्लस से कर लो, 45 और 30, सी प्लस से 45 और 25 करेंगे, 70 आएगा। और 70 में से 6 निकाल लेंगे तो 64, ये 64 आ रहा है। देखिए सबका निकल गया। सी प्लस ए माइनस सी इंटर एस इंटरसेक्शन सी कर देंगे तो सी यूनियन ए निकल आएगा। अब रख लो यार, कौन सबसे, देखिए 65 है, ये 50 है। तो सबसे देखिए, ई के सबसे पहले तो कौन आएगा, 5 आएगा। 5 के बाद ई के बाद ई के बाद डी वाला आ रहा है ना, हाँ डी है, डी 64 है। ई के बाद ए कितना आ रहा है, ए 50 है। ई के बाद ए वाला, ये ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सबका निकाल दिया हूं। ए यूनिट बी की वैल्यू पर 50 है, बी यूनिट सी की वैल्यू 65 है, ये बीच वाला सबसे बड़ा है, सी यूनिट की 64 है। तो ई जो है सबसे छोटा है, और 5 के बाद 50 आएगा, 50 का मतलब फर्स्ट वाला है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, यही आपको चेक कर लेना था। तो निकल जाएगा, सब ओरली निकलेगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। ए यूनियन बी सबका फॉर्मूला लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे लास्ट में, कि ए यूनियन बी का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से होता है। कैसे, बी यूनियन सी का मतलब होता है कि बी बी प्लस सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। सब इसे निकाल लो, ए सी का भी निकाल लेना इस तरीके से। तो सारा चीज ओरली निकल जाएगा, निकाल कर निकाल तो 1 मिनट में, अगर बहुत टाइम लोगे तो 1 मिनट के अंदर जो है इसको पूरा कर ले जाओगे। नहीं जी, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि एक सेट दे रखा है इतना, बी दे रखा है, सी दे रखा है, मैं ए माइनस भी निकालना है, ए में से बी को माइनस कर दो, तो ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा ही हो जाएगा आपका। ए की वैल्यू दे रखे इतनी, बी दे रखे 2 3। ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए के जितने, ए में से बी के सारे एलिमेंट माइनस कर दो, तो 2 और 3 निकाल देना, इसमें से बचेगा क्या, 0 1। भाई 2 3 जो है निकाल देना है ए में से। ए माइनस बी का मतलब ये तो, यानी कि ए इसका जो वैल्यू होगा 0 1 आएगी, 0 माने कि चौथे से, ए का फोर्थ आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन चला गया, ये वाला, फिर ये फोर्थ यहाँ भी, ये फोर्थ यहाँ भी है। बी चेक कर लो, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? देखिए बी की वैल्यू 2 3 है, और सी आपका 1 2 4 है। अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी निकालता हूँ तो बी और सी में जो कॉमन होगा, तो कॉमन क्या दिख रहा है, 2 3 है, तो सिर्फ 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो यानी कि बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 2 आएगी, और 2 कहाँ देखा है, यहाँ पे। यानी कि बी मैच करेगा फर्स्ट से। तो बी मैच करेगा फर्स्ट से, डी ऑप्शन राइट आंसर। तो ए निकल जाएगा आपका ओरली, और फिर बी चेक करके ऑप्शन डी मार देंगे, आंसर हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा, हम लोगों ने यहाँ पर
जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं, 25 क्वेश्चंस किए हैं। कितने किए हैं? 25 क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं। और 25 का क्वेश्चन अगर आप सॉल्यूशन देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल, तो आप देखिए किस तरह से हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको बड़े दिखाई देंगे, कुछ में देखिए पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क था, ये भी देखिए। ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको दिया गया। आई थिंक आप एक एक क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए कि क्या क्या सॉल्यूशन किया गया है, कहाँ पे अप्रोक्सीमेशन किया गया है। काफी डिटेल में मैंने आपको समझाया है कि कहाँ पर क्या चीज लीव कर सकते हैं, कहाँ पे एक ही ऑप्शन से आंसर आ सकता है, कहाँ कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, मेन इंपॉर्टेंट बात है ना। कैसे फॉर्मूला भी आपको दिमाग में रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कैसे कोई भी चीज जो है डीएस कॉन्सेप्ट पे कहाँ पे लगा करके सॉल्व कर सकते हैं, और ओरली कहाँ पर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको डिटेल में समझाया है कि कैसे कैसे आप क्वेश्चन को आप कर सकते थे, कितनी कम कम चीजें लिखनी थी, कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में टफ दिखाई दिया जो कि जिसमें कैलकुलेशन थी, और बाकी क्या क्या क्वेश्चन का वेटेज था, सारी चीजें आपने यहाँ पे अच्छे से देख ली। और सेट से जो क्वेश्चन आए थे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पूरा आपने यहाँ पे देख लिया। तो 25 क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं था, 15 मिनट के अंदर सारा क्वेश्चन हो जाता। ये तो मैं समझा रहा था, नहीं तो आप देखते कि 15 मिनट से ऊपर नहीं होता। 25 30 30 सेकंड के एक एक क्वेश्चन थे। 25 का आधा का 12.5 मिनट होता है। 2 3 4 मिनट और ले लीजिए, 16 17 मिनट मैक्सिमम, 16 17 मिनट के अंदर ये 25 क्वेश्चन आपको हो जाते हैं। बहुत कोई लेट करता तो 15 20 मिनट, 20 मिनट ले जाता, उससे ऊपर नहीं ले जाता। तो 15 से 20 मिनट के अंदर आसानी से पूरा जो है 25 क्वेश्चन आप जो है कर सकते थे। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन थे। और इसमें सोल्यूशन जो मैंने आपको बताया है, वो जान लीजिए कि किस तरह का सोल्यूशन है, एग्जाम ओरिएंटेड की एग्जाम में किस तरह से आप करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी देखिए, अगली जो क्लास आएगी, अभी तो मैंने डीआई क्वेश्चन क्वांट का करा दिया, अगला जो हम लोग सेशन लाएंगे वो डीआई का लाएंगे। जो डीआई में आपने बहुत सारे डीआई पूछा है, आखिर क्या हम देखेंगे उसमें, वहां भी देखेंगे कि वहां पे कितने डीआई को सॉल्व करना था, कितने में दिमाग लगाकर ओरली कर देना था, और कितने में 10 सेकंड 5 सेकंड कितना लगेगा, सारी चीज हम लोग वहां पे भी करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखे, आपने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे देखा। अब आप में से देखिए, कुछ लोगों का पेपर खराब गया होगा, कुछ लोग नहीं कर पाए हैं, और कुछ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फ्रेशर भी होंगे, और बहुत सारे ऐसे जिनका पेपर इस 26 वाला पेपर सही नहीं, कि 27 को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, अगर आप में से सभी लोगों का कॉन्सेप्ट अगर मान लें क्लियर है, अगर आपकी तैयारी आपने अच्छे से की है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई सही तरीके से, तो अभी कॉन्सेप्ट की तरफ से देखिए, ये आपके लिए हमारी ई बुक है, जिसके अंदर आपको 2500 जो है आप देख पा रहे हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, वो 2022 से लेकर के 2026 तक के जो पेपर हैं उनको एनालिसिस करके बनाया गया है। इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। ये इस ई बुक को परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, जो कि सारा खेल प्रैक्टिस का होता है। तो प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो हमारी ये बुक ले सकते हैं, अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट से आप ले सकते हैं, अभी कॉन्सेप्ट की ऐप से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख रखा है, अभी कॉन्सेप्ट का जो वेबसाइट है, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर जो है आप जो है यहाँ से परचेज कर सकते हो, और अभी कॉन्सेप्ट के ऐप पे जाकर वहां से परचेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको सभी, इसके अंदर ही सिर्फ ये नहीं है, क्वांट के भी क्वेश्चन मिलेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के भी मिलेंगे, डीआई के भी मिलेंगे, लैंग्वेज एंड इंग्लिश हिंदी जो आपकी लैंग्वेज पूछी जाती है उनके भी सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, न्यू पैटर्न के सारे क्वेश्चन हैं, और जिससे आपकी स्पीड भी काफी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। साथ ही साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, जो पेपर छूटता है कि मेरा पेपर छूट गया, टाइम नहीं मिला, इतनी डीआई पूछ लिया था, इतने सारे क्वेश्चन में सर ऑप्शन बहुत सारे दे रखे थे, सारी चीजें दे रखी थी। ये सारी चीजें तब नहीं हो पाती हैं जब आप जो है प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। जब आप प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी तो आप जो है एग्जाम में उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। उसी के लिए जैसे हम लोग क्या लाते हैं, मॉक दिया जाता है। आप लोग क्या कर, किसी एग्जाम से पहले मॉक देते हैं। मॉक देते हैं तो आपको लगातार उनमें कभी कोई पेपर टफ मिलता है, कभी कोई पेपर इजी मिलता है, जिससे आप वहां पर अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं कि भाई अगर टफ पेपर आएगा तो मैं कौन कौन सा क्वेश्चन लीव करूंगा, इजी क्वेश्चन कौन कौन से, मतलब कौन से क्वेश्चन छोड़े जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन को ऑप्शन से किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पर मैंने गलतियां की हैं। ये सारी चीजों को दूर करने के लिए और पेपर को विद इन टाइम करने के लिए आप लोग मॉक देते हैं। और इसी मॉक के लिए हम भी कॉन्सेप्ट ने आपके लिए, हम लोगों ने सीयूटी, जो लोग सीयूटी एमबीए 2027 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको 30 फुल लेंथ मॉक मिलेंगे। ये जो मॉक होंगे, ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। जो 2026 का कुछ पेपर आया, जो पैटर्न आया है,
इस पर भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ मॉक आप इसमें ऐड करेंगे जिसपे 2026 के जो पैटर्न पे, जिसमें डीआई काफी पूछा है, एक एक डीआई से एक एक क्वेश्चन देकर 14 डीआई पूछा है आपके अंदर। तो ऐसे भी मॉक इसके अंदर डाले जाएंगे। इस मॉक में और भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस को अलग किया जा सकता है, किस किस टॉपिक से नहीं किया जाता है। तो पूरा अपडेटेड जो मॉक रहेगा आपका, बात समझ में आ गई, इसमें सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो ये जो मॉक, तो अगर आपने 2027 को टारगेट कर रहे हैं, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, तो इस मॉक को आप परचेज करिए। इसमें चूंकि जब ये मॉक लेंगे तो मैं लगातार इसमें अपडेशन मिलता रहेगा, है ना। 30 फुल लेंथ मॉक होंगे लगातार, उसमें अलग अलग वैरायटी के मॉक होंगे, कुछ 25 के पैटर्न में, कोई 24 के, कोई 26 के पैटर्न पे रहेंगे। बस समझ में आएगी। जो क्वेश्चंस होंगे उनका लेवल भी आपके इन्हीं 22 से लेकर 26 तक का जो पेपर है, जो क्वेश्चंस एनटीए ने पूछ रखे हैं, उसी लेवल के मॉक इसमें डिजाइन किए गए हैं। और यहाँ पर अगर आप पूरा कंप्लीट सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो इस मॉक के थ्रू जो है, इसके तो आप जो अपनी तैयारी, इसमें देखिए 90 सेक्शनल टेस्ट भी मिले जा रहे हैं, 90 सेक्शनल टेस्ट भी रहेंगे, तो अपनी तैयारी को यहाँ से बेहतर बना सकते हैं। तो अभी ये मॉक मिलेगा कहाँ, अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट से ले सकते हैं या फिर अभी कॉन्सेप्ट के ऐप से ले सकते हैं। और अगर कोई इंक्वायरी चाहते हैं तो आप 9450808009 पे आप कॉल कर, मैसेज करके आप जो है यहाँ से, चाहे मॉक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, चाहे आप ई बुक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो यहाँ पर आप मैसेज करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। अगर आप अदर ईयर्स का भी पीवाईक्यू चाहते हैं, तो हमारा अभी कॉन्सेप्ट का ये जो क्या नाम है, टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात समझ में आएगी। अगर आप चाहते हैं कि 2026 जिस तरह से हमने पीवाईक्यू कराया है, अदर ईयर्स का भी पीवाईक्यू चाहते हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में उस जो पीवाईक्यू हमने 2022 से लेकर के 2025 तक का पूरा पीवाईक्यू यूट्यूब पे करा रखा है, उसका हम लिंक शेयर कर देंगे, वहां से अदर साल के पीवाईक्यू का भी सोल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो बात रही जो स्टूडेंट्स से मान ली इस बार पूरी तैयारी किए थे लेकिन उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी और प्रैक्टिस की वजह से उनका पेपर छूट गया, तो उनके लिए हम लोगों ने अभी अपनी ई बुक भी लॉन्च कर रखी है, अपना जो मॉक टेस्ट, जो हमारा जो टेस्ट सीरीज वो भी आ गई है। तो आप दोनों को परचेज करके आप प्रैक्टिस करके तैयारी करते रहिए, आपकी जो है धीरे धीरे आपकी पूरी स्पीड जो कमी रह गई थी आपकी, वो पूरी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही साथ आप में से जो भी स्टूडेंट को लगता है कि अभी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिस तरह से आपने 2026 का सोल्यूशन मैंने जिस तरह से कराया है, उस तरह की आपको अप्रोच समझ में नहीं आ रही यार, ऑप्शन को कैसे करना है, ऑप्शन पे किस तरह से निगाहें बनाए रखी है, कहाँ पे डीएस लगा देना है, कैसे कम से कम लिखना है, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके दिमाग में इस तरह से आपने, मान लिया आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत छूट रख, कंप्लीट नहीं है, तो या फिर जो फ्रेशर लोग हैं और वो चाहते हैं कि 2027 में सीयूटी एमबीए 2027 की तैयारी करना चाहते हैं या उसको टारगेट कर रहे हैं, और टिस जैसे कॉलेज अगर आप टारगेट कर रहे हैं, डीवी जैसे कॉलेज को, बीएचयू जैसे अगर कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने अपना बेंच भी लॉन्च कर दिया है। इसके अंदर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ए टू जेड, जितनी भी आपके जो एग्जाम में जिस भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सारी के सारी क्लासेज आपको मिलेंगी। इसमें लगातार अपडेट भी मिलता रहेगा, अगर कुछ क्लासेस नहीं भी रहेंगे तो उसको भी ऐड कर दिया जाएगा। 26 के पेपर को देख करके हमारे कुछ क्वेश्चन जिस तरह से उन्होंने सेट के क्वेश्चन डाले हैं, तो सेट की भी क्लासेस के अंदर ऐड कर दी जाएंगी। बस नहीं, इसे इस टाइप से कुछ बेसिक चीजें हैं उसको भी आपको अंदर हम लोग उसको आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो हमारा जो बैच होगा, इसके अंदर पूरा जो आपको जब आप बैच को परचेज करेंगे, तो पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बना करके आपको समझाया जाएगा, पूरी पूरी क्लास के अंदर डिटेल सोल्यूशन मिलेगा, पूरे क्लास का, पूरे एक एक चैप्टर का डिटेल सोल्यूशन, हम एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट कराई जाएगी आप क्लास के अंदर। उसके बाद आपको अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं, जब आप बैच ले लेंगे तो आपको इसी में ई बुक भी मिल जाएगी, इसी में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, तो मॉक और ई बुक लेने की जरूरत नहीं है। जीडीपीआई क्लासेज आपको करा दी जाएंगी। कैलकुलेशन जो बार बार आपको दिक्कत करता है, तो कैलकुलेशन के सारे 20-25 क्लासेज मैंने कराई हैं, किस तरह से ऐड किया जाता है, किस तरह से डिवाइड किया जाता है, कैसे आपको जो इसमें यूनिटरी मेथड क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं, इन्वर्टरी मेथड क्या होता है, डीएस कॉन्सेप्ट क्या होता है, पूरी कैलकुलेशन क्लासेस यहाँ पे कराई गई हैं, जिससे आपकी स्पीड बढ़ सके। नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे, यहाँ पे दे दिए गए हैं। डाउट सेशन ग्रुप, अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट होता है तो आपका डाउट ग्रुप बनाया जाएगा, जिसके अंदर आप डाउट पूछ सकते हैं अपने। बस है। बाकी और सिर्फ काउंसलिंग सपोर्ट आपको मिलेगा, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, मान लो कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, है ना, एग्जाम से रिलेटेड, वो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगी। और इस पूरे बैच को जो है, अगर आप बैच को परचेज करना चाहते हैं, तो अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट हमारी है, abhikconcept.com, वहां से परचेज कर सकते हैं, या फिर हमारे जो अभी कॉन्सेप्ट का ऐप है वहां से आप इसको ले सकते हैं।
अगर कुछ भी आपको इससे रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी चाहिए, चाहे बैच से रिलेटेड, चाहे आप मॉक टेस्ट से रिलेटेड, या ई बुक से रिलेटेड, या इस एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9450808009, यहाँ पर व्हाट्सअप करिए या मैसेज करिए, आपको सारी डिटेल आपको यहाँ पे आपको जो है भेज दी जाएगी। अगर आप यहाँ पे कोई पीवाईक्यू मान लो अदर ईयर्स का पीवाईक्यू वगैरह चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर आ जाएंगे तो वहाँ पे सारे हमने पीवाईक्यू डाल रखे हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी फिर इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी जो 2027 को टारगेट कर रहे हैं सीयूटी एमबीए एग्जाम को। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। पूरी क्लास आपने देखी है, पॉइंट की 25 क्वेश्चन मैंने कराया है, आई थिंक आपको एक एक क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगली जो क्लास होगी हमारी वो डीआई की होगी, कि आप अब हम दिखाएंगे कि डीआई जो पूछी थी, डीआई का लेवल क्या था, आपने क्या गलतियां की, आपको क्या करना चाहिए था, और डीआई को विद इन टाइम कैसे हम कंप्लीट कर सकते थे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और फिर पूरा एनालिसिस करेंगे कि 2026 का जो पेपर आया था, क्या वाकई में टफ था, या फिर हमारे अंदर कुछ कमी थी जिसकी वजह से हम पेपर को सही विद इन टाइम नहीं कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।